रे चलती है वो डॉट ऑब्जेक्ट लोकेशन है, जहां इमेज बनी है आई इमेज लोकेशन है। इस लाइन को जो हमने ऑब्जेक्ट से प्लेन पे परपेंडिकुलर डाला है इसको क्या बोलते हैं? हाँ, प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस 90 डिग्री पे हम लोग सबटेंड करते हैं, ठीक है। और जहां पे इस पॉइंट पे जहां कट करेगा उसको क्या बोलते हैं? पोल। ऑब्जेक्ट की दूरी u से डिनोट करते हैं, इमेज की दूरी v से डिनोट करते हैं, है ना, और सेंटर की दूरी r से डिनोट करते हैं। u, v और r में क्या रिलेशन हम लोगों ने पढ़ा है? 2/r इक्वल टू, यानी अगर हमें ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस पता होगी तो हम इमेज की डिस्टेंस निकाल सकते हैं। u के लिए v ला सकते हैं इस फॉर्मूले की मदद से। बात क्लियर है? एक नाम आता है फोकल लेंथ, और साथ ही में हम फोकल पॉइंट की बात कर सकते हैं। किसी मिरर को अगर हम पैरेलल रे डालते हैं तो आफ्टर रिफ्लेक्शन उन पैरेलल रे के लिए एक पॉइंट इमेज बनती है किसी पॉइंट पे, ये वो इमेज है। या कॉनकेव में अगर हम बात करें पैरेलल रे के लिए, ये इमेज बनी है, ठीक है। अब पैरेलल रे की इमेज एक डॉट बनी है। अच्छा, ये पैरेलल रे किसकी है जरा इसको समझें। जैसे मैं कह दूं ये कोई मिरर है और इससे कोई ऑब्जेक्ट, इसके सामने कोई ऑब्जेक्ट रखा है कुछ दूरी पे, मान लिया इधर रखा है, तो क्या वो रे जो छोड़ेगा वो प्रिंसिपल एक्सिस के साथ एंगल बनाएगा। अगर और दूर ऑब्जेक्ट रखा है तो प्रिंसिपल एक्सिस के साथ ये एंगल कम होगा या बढ़ेगा? कम होगा। ये ज्यादा होगा, ये अगर ये ऑब्जेक्ट और दूर रखा हो तो ये एंगल, क्या अगर ये इनफाइनाइट पे रखा हो तो ये एंगल जीरो हो जाएगा। यानी उसकी रेस कैसी होंगी? पैरेलल। तो अगर मुझे एक लाइन में बोलना हो ये पैरेलल रे किसकी है, तो मैं कहूंगा ये एक डॉट ऑब्जेक्ट की है जो कहां रखा है? इनफाइनाइट पे। तो पैरेलल रे के लिए जहां इमेज बनती है, ये कहने के बजाय हम ये कहते हैं इनफाइनाइट पे रखे हुए ऑब्जेक्ट, डॉट ऑब्जेक्ट जो कि कहां रखा हुआ है? प्रिंसिपल एक्सिस पे। एक ऑब्जेक्ट जो इनफाइनाइट पे है और कहां रखा है? प्रिंसिपल एक्सिस, तभी तो उसकी इमेज प्रिंसिपल एक्सिस बनी है। इनफाइनाइट पे रखे हुए एक प्रिंसिपल एक्सिस पे, इनफाइनाइट पे प्रिंसिपल एक्सिस पे रखे हुए ऑब्जेक्ट की जहां इमेज बनती है उसी पॉइंट का नाम क्या है? फोकल पॉइंट। यानी ये खास इमेज है। वैसे तो इमेज हर लोकेशन में बनती है, लेकिन एक खास इमेज जिसका ऑब्जेक्ट कहां रखा है? इनफाइनाइट पे, उसकी इमेज लोकेशन का नाम क्या है? फोकल पॉइंट। तो हर इमेज लोकेशन को फोकल पॉइंट नहीं कहते हैं, केवल एक इमेज लोकेशन को फोकल पॉइंट बोलते हैं जब ऑब्जेक्ट कहां रखा हो? इनफाइनाइट पे, और उसकी पोल से दूरी जो होती है उसी दूरी का नाम क्या है? फोकल लेंथ। फोकल पॉइंट की दूरी का नाम क्या है? फोकल लेंथ। नहीं तो मैं एक शब्द में इसको थोड़ा लिख रहा हूं, इमेज लोकेशन। फोकल पॉइंट क्या है? फोकल पॉइंट है इमेज लोकेशन फॉर अ फार ऑब्जेक्ट, फॉर अ फार ऑब्जेक्ट एट प्रिंसिपल एक्सिस। नहीं, और ये डेफिनेशन इसके लिए भी काम करती है और इसके लिए भी काम करती है। फोकल पॉइंट, फोकल लेंथ क्या है? तो फोकल लेंथ डिस्टेंस का नाम है ना। फोकल लेंथ क्या है? डिस्टेंस ऑफ फोकल पॉइंट, डिस्टेंस ऑफ फोकल पॉइंट फ्रॉम पोल, फ्रॉम पोल। स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं फोकल लेंथ को और कैपिटल एफ से डिनोट करते हैं फोकल पॉइंट को। यानी ये हमारा फोकल पॉइंट है और ये दूरी क्या है? फोकल लेंथ है। इस पॉइंट का नाम फोकल लेंथ है। और मुझे बता रहे कॉनकेव के लिए जो फोकल पॉइंट है वो रियल है या वर्चुअल है? हाँ, कॉनकेव के लिए फोकस इज
इज रियल। फोकल पॉइंट या फोकस एक ही बात है, कैसा है, रियल। फोकल पॉइंट को ही हम लोग फोकस कह देते हैं। और कॉन्वेक्स के लिए वर्चुअल फोकस। क्या रियल और वर्चुअल का कॉन्सेप्ट हम लोग पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। कट कर रहा है तो रियल इमेज, कट करता हुआ महसूस हो रहा है तो वर्चुअल इमेज। तो फोकस भी तो एक इमेज ही है, तो वहां भी यही बात होगी, रियल इमेज है तो रियल फोकस, वर्चुअल इमेज है तो वर्चुअल फोकस। नोट कर लिया भाई। अच्छा, ये जो मैंने फोकस की डेफिनेशन ये बताई है, ये भी डेफिनेशन है कि पैरेलल बीम इंसिडेंस के लिए जहां पे वो एक पॉइंट पे कट करेगा या कट करता हुआ महसूस होगा, वो भी फोकल पॉइंट है। ये बहुत मतलब ब्रॉड डेफिनेशन है और ये बहुत पर्टिकुलर है कि इमेज इनफाइनाइट पे रखे हुए ऑब्जेक्ट की जहां इमेज बनती है वो फोकल पॉइंट है। ठीक है। अच्छा, ये जो मैंने डेफिनेशन बताई है ये मिरर अकेले के लिए नहीं, लेंस के लिए भी यही डेफिनेशन है, सिंगल बाउंड्री रिफ्रैक्शन के लिए भी यही डेफिनेशन है कि प्रिंसिपल एक्सिस पर रखे हुए ऑब्जेक्ट की जहां इमेज बनती है वही फोकल पॉइंट। अब चाहे वो मिरर बनाए, चाहे वो लेंस बनाए, चाहे कोई भी बनाए, है ना, ये डेफिनेशन सबके लिए वैलिड है। वैलिड फॉर लेंस, यही डेफिनेशन लेंस के लिए भी काम करेगी। बात क्लियर है भाई लोग? तो यार एक खास इमेज की बात हम कर रहे थे, दैट इज फोकल पॉइंट इनफाइनाइट पे रखे हुए ऑब्जेक्ट की। अब अगर हम ऑब्जेक्ट की लोकेशन बदलते हैं तो इमेज की लोकेशन भी बदलेगी। हर बार इमेज फोकल पॉइंट पे थोड़ी बनती है। ऑब्जेक्ट पास आएगा तो इमेज भी कहीं और जाएगी, ऑब्जेक्ट दूर जाएगा तो इमेज भी कहीं। कहां कब ऑब्जेक्ट रखा जाए तो इमेज कहां बनती है, इसका हम रूल ना याद रखें, बल्कि हम टेक्निक समझे कि कैसे हम इमेज लोकेशन का अंदाजा लगा सकते हैं। स्पेशली मैं अभी डॉट ऑब्जेक्ट की बातें कर रहा हूं, है ना। मैं यहां डॉट ऑब्जेक्ट की बातें कर रहा हूं। कुछ नियम दोनों लेंस के लिए, दोनों मिरर के लिए काम करेंगे और कुछ नियम कॉनकेव के अलग हैं और कॉन्वेक्स के अलग हैं। तो जो कॉमन है वो मैं पहले बता रहा हूं और फिर कॉनकेव के और उसके बाद कॉन्वेक्स के, है ना। अच्छा, बहुत सारे नियम तो ऐसे भी हैं जो लेंस में भी काम करेंगे, है ना, तो मैं वहां लिख दूंगा साथ में कि ये लेंस के लिए भी काम करने वाले हैं। पहला नियम तो ये है कि अगर ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस पे रखा है तो इमेज कहां बनेगी, प्रिंसिपल एक्सिस पे। ये लेंस में भी काम करेगा, लेंस में या सिंगल बाउंड्री रिफ्रैक्शन आएगा, सिंगल बाउंड्री रिफ्रैक्शन में भी काम करेगा, सब में काम करेगा। यानी ये नियम केवल मिरर का नहीं है, प्लेन मिरर, स्फेरिकल मिरर, लेंस, सब का नियम है। प्रिंसिपल एक्सिस पे रखा है ऑब्जेक्ट तो इमेज कहां बनेगी, प्रिंसिपल एक्सिस पे।
प्रिंसिपल एक्सिस से हट के ऑब्जेक्ट रखा होगा तो इमेज भी, जस्ट अ मिनट, प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर या नीचे ऑब्जेक्ट होगा तो इमेज भी ऊपर नीचे हो जाएगी। वो बात मैं लिख नहीं रहा हूं, तो ऑब्वियस है प्रिंसिपल एक्सिस की प्रिंसिपल एक्सिस बनती है और प्रिंसिपल एक्सिस से हट के होगा तो अभी हम उसकी बात कर नहीं रहे हैं, उसकी बात आगे आएगी। ठीक है, ये नियम सबको समझ में आ रहा है। रियल इमेज जब बनेगी तो वो मिरर के सामने बनेगी। मतलब जैसे ये कॉनकेव मिरर है, यहां ऑब्जेक्ट है और ये इमेज है, तो क्या मिरर के सामने इमेज बनी है? रियल है वर्चुअल? रियल, क्योंकि सामने ही तो रे कट कर सकती है। क्या मिरर के पीछे जाके रे कट कर सकती है? क्या मिरर के पीछे इमेज कट नहीं कर सकती, इमेज तो बन सकती है। क्या मिरर के पीछे रियल इमेज बन सकती है? भाई रियल इमेज की रिक्वायरमेंट क्या है? रे को कट करना चाहिए, और कट करेंगी तो पीछे जाके कैसे करेंगी? वहां तो रे ही नहीं पहुंच रही। कट करेंगी तो कहां करेंगी? आगे करेंगी। यानी यार मिरर में रियल ऑब्जेक्ट मिरर के सामने रखा जाएगा तो रियल इमेज भी मिरर के सामने बनेगी, यानी ऑब्जेक्ट का और इमेज का साइन एक जैसा होगा। क्या हम कह सकते हैं? फॉर रियल ऑब्जेक्ट रियल इमेज फॉर्म इन फ्रंट एंड द वर्चुअल बैक ऑफ द मिरर। वर्चुअल कहां बनेगी? मिरर के पीछे बनेगी। तो आमतौर पे तुम ऐसे देख सकते हो रियल ऑब्जेक्ट के लिए, फॉर रियल ऑब्जेक्ट क्या बताया? यू एंड वी हैव सेम साइन। सेम साइन मतलब अभी हम लोग थोड़ी देर में साइन कन्वेंशन की बातें करेंगे, तो जिस तरफ ऑब्जेक्ट उसी तरफ इमेज, तो दोनों का साइन कैसा हो गया? सेम। वो नेगेटिव रखा जाएगा, अभी हम ये बात करेंगे। क्या बताओ? ऑब्जेक्ट पोल के लेफ्ट में है और इमेज पोल के राइट में है, ये कैसी इमेज है? वर्चुअल है। क्या बात समझ रहे? वर्चुअल इमेज बिहाइंड द मिरर बनेगी, रियल इमेज। दूसरा पॉइंट क्लियर हो गया यार? ऑब्जेक्ट एंड इमेज लोकेशंस आर इंटरचेंजेबल। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि अगर यहां से रे चली है तो यहां कट करेंगी। मैं एक रे से इमेज दिखा रहा हूं भाई, क्यों? क्योंकि हमें पता है प्रिंसिपल एक्सिस की इमेज प्रिंसिपल एक्सिस बनना है, तो 4 रे दिखाने से कोई फायदा नहीं है। क्या हर रे एक ही नियम का पालन करेगी? तुम नीचे रे बना दो तो वो भी तो यहीं से जाएगी, तो हमें ज्यादा रे बनाने की जरूरत नहीं है, एक रे से ही हम इमेज लोकेट कर पा रहे हैं। मुझे बताओ, यहां ऑब्जेक्ट रखा है तो यहां इमेज बनी है। अब थोड़ी देर में सोचो कि मैं इस जगह ऑब्जेक्ट रख दूं तो क्या रे ऐसे जाएंगी और टकरा के लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के हिसाब से बराबर एंगल पे यहां इकट्ठा हो जाएंगी? तो अब ऑब्जेक्ट ये हो गया तो इमेज ये हो गया। क्या ऑब्जेक्ट की लोकेशन और इमेज की लोकेशन अदल बदल सकती है? यानी तुम चाहो तो ऑब्जेक्ट लोकेशन की जगह ऑब्जेक्ट इमेज लोकेशन पे चले जाओ, वहां ऑब्जेक्ट रख दो, तो जहां पहले ऑब्जेक्ट रखा था वहां क्या बन जाएगी? इमेज बन जाएगी। ऑब्जेक्ट और इमेज कभी भी इंटरचेंजेबल होते हैं। जैसे मैं कह दूं कि यार ये ऑब्जेक्ट है, तो आंख को कहां इमेज नजर आएगी? इधर, सॉरी इधर। ऑब्वियसली यार रियल ऑब्जेक्ट है, वर्चुअल इमेज है। अब मैं उल्टी बात करूं कि ऐसी रे कहीं डॉट बनाने जा रही हैं, ऐसी रे कहीं डॉट बनाने जा रही हैं, यहां डॉट बनाने जा रही थी, रास्ते में क्या आ गया? मिरर। तो क्या वो यहां ना बना के वो डॉट कहां बना देंगी? इधर। तो क्या मैं कह दूंगा कि अगर ऐसी रे आ रही हैं तो जहां ये जाने वाली थी उसका नाम क्या हो जाएगा? वर्चुअल ऑब्जेक्ट। क्या नाम हो जाएगा? वर्चुअल ऑब्जेक्ट। तो फिर उसके बजाय यहां बन गई, तो फिर ये क्या बन गया? रियल इमेज। नहीं, क्या बात समझ में आ रही है? अगर ये ऑब्जेक्ट है तो ये इमेज है, और अगर यहां ऑब्जेक्ट है, तुम समझ गए यार यहां ऑब्जेक्ट कैसे आया? कॉन्सेप्ट ऑफ वर्चुअल ऑब्जेक्ट। वर्चुअल ऑब्जेक्ट कोई चीज नहीं होती, वर्चुअल ऑब्जेक्ट एक लोकेशन का नाम है जहां वो रे इकट्ठा होकर एक डॉट बनाने वाली थी। तो जो डॉट यहां बनने वाला था वो डॉट कहां बन गया? यहां। क्या जनता समझ पा रही है? पिछला लेक्चर अटेंड करना पड़ेगा उसके लिए। हाँ, पूरा नहीं देखा मैंने, देखा आधा देखा तुम लोगों ने। अरे उसका एवरेज व्यू टाइम तो बढ़ेगा ना अगर तुम लोग पूरा देखोगे। 4 मिनट एवरेज व्यू टाइम है। ये वाली बात समझ में आ गया?
ऑब्जेक्ट इमेज लोकेशन कैसा हो सकता है? इंटरचेंज हो सकता है। मुझे बताओ, ऑब्जेक्ट अगर बिल्कुल पोल के करीब यहां रख दो, अगर यहां रख दो, तो इससे टकरा के जाने वाली रेज रिफ्लेक्शन के बाद आंख को यहां कहीं से आती हुई नजर आएंगी। तो ऑब्जेक्ट कहां है? पोल पे। तो इमेज कहां बन गई? अगर एकदम पोल के करीब ऑब्जेक्ट रख दो तो इससे टकरा के जाने वाली रेज आंख को यहां इमेज बनते हुए दिखाई देंगे। बिल्कुल बिल्कुल पोल से चिपकाओगे तो इमेज भी बिल्कुल पोल से चिपक जाएगी। और यह भी नियम सबके लिए काम करता है। इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट पोल फॉर्म एट पोल, वैलिड फॉर ऑल मतलब सारे मिरर्स के लिए और लेंस के लिए और सिंगल बाउंड्री रिफ्रैक्शन के लिए, सबके लिए काम करता है। ये नियम तो सबके लिए काम करता है। ऑब्जेक्ट पोल पे है तो इमेज भी पोल पे बनेगी। बात क्लियर है? हाँ, प्लेन मिरर की तरह हो जाता है, बिल्कुल कह सकते हैं, है ना। अगला पॉइंट है फोकल पॉइंट। ये मैंने पहले ही समझा दिया यार। फोकल पॉइंट क्या होता है? इमेज लोकेशन फॉर एन ऑब्जेक्ट, है ना, एट प्रिंसिपल एक्सिस एट इनफाइनाइट। प्रिंसिपल एक्सिस पे रखा हुआ एक फार ऑब्जेक्ट, दूर का ऑब्जेक्ट। और ये भी नियम सबके लिए काम करता है। ये भी नियम सबके लिए काम करता है। ये एकदम बिल्कुल गोल्डन नियम है जो सबके लिए, मतलब ज्यादातर नियम सबके लिए काम करते हैं। लेंस के लिए भी, मिरर के लिए भी, सबके लिए काम करते हैं। अब कुछ पर्टिकुलर नियम है जो हम लोग कॉनकेव और कॉन्वेक्स के लिए, अच्छा ये सारे नियम मैं यहीं पे बना के समझा रहा हूं कि कैसे ये नियम काम कर रहे हैं। ठीक है, तुम जब चाहो जस्टिफाई करा सकते हो चीजों को। इसके नियम भी हम लोग खुद ही बनाएंगे और फिर याद रखेंगे। और नियम बनाना बड़ा आसान है यार। एक डॉट की एक इमेज लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के हिसाब से बनती है। कहां से? नहीं, कहीं से भी हो सकता है। मिरर ऐसे है, मान लिया तुम यहां प्रिंसिपल ऑब्जेक्ट इधर रख रहे हो तो इसको भी प्रिंसिपल एक्सिस बना सकते हो, बस 90 डिग्री पे होना चाहिए। ऐसा हॉरिजॉन्टल बनाना जरूर, मिरर ऐसे टांग दो तो प्रिंसिपल एक्सिस बदल गई। देखो जरा, एक ऑब्जेक्ट मैं यहां रख रहा हूं, इधर मैं ऑब्जेक्ट को सेंटर की तरफ ला रहा हूं, तो क्या ये रे इधर पड़ेगी और एंगल अब हो गया है कम, तो लौट के भी ऐसे आएगी। ये ऑब्जेक्ट है तो ये क्या है? इमेज है। यानी ऑब्जेक्ट जैसे जैसे तुम सेंटर के पास ला रहे हो तो इमेज भी सेंटर के पास आ रही है। चलो, दूर ले जा रहे हो तो इमेज दूर जा रही है। ज्यादा से ज्यादा दूर कितना ले जा सकते हो? अरे ज्यादा से ज्यादा तुम इनफाइनाइट ले जा सकते हो। तो अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट ले जा रहा हूं तो उसकी इमेज कहां बन जाएगी? फोकस पे। यानी एक रियल ऑब्जेक्ट तुम सबसे दूर रख दो तो उसकी इमेज कहां बनती है? फोकस पे। या फोकस पे ऑब्जेक्ट रख दो तो इमेज कहां बनेगी? नहीं, तो सी से इनफाइनाइट तक कहीं भी ऑब्जेक्ट रख दो, इमेज कैसी बनेगी? फोकस पे क्यों बनेगी यार? सी के इधर रखा है तो इधर इमेज बनी है, इधर रखा है तो इधर इमेज बनी है। सी से इनफाइनाइट तक कहीं भी ऑब्जेक्ट रख दो, इमेज फोकस और सेंटर के बीच में बनती है, सी और एफ के बीच में बनती है, नहीं और रियल बनती है। क्या ये नियम समझ में आ रहा है? जब चाहो तुम बना के देख लो, खुद ही यही दिखेगा कि इनफाइनाइट के लिए एफ है और पास लाओगे तो एंगल कम हो जाएगा तो वो सी की तरफ आ जाएगा। ये कोई ऐसा नियम नहीं जो मैं पढ़ा रहा हूं, नियम तुम डिस्कवर कर सकते हो। बहुत सिंपल सा नियम है यार, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन लगाना और एक रे से इमेज बन जाती है।
कम से कम प्रिंसिपल एक्सिस के लिए एक रे से। मुझे बताओ, अब मैं एक और ऑब्जेक्ट की बात कर रहा हूं, यहां ऑब्जेक्ट रखा है मैंने फोकस के भी करीब, इधर ऑब्जेक्ट रखा है जो फोकस के भी करीब है इधर, ठीक है। मुझे बताओ यहां से अगर मैं रे डालूंगा तो रिफ्लेक्शन के बाद उसी एंगल पे वापस होगी, नहीं यार, ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा। क्या ये रे कहां वहां कहीं मिलने वाली है? नहीं। तो फिर आंख यहीं से इन रेस को रिसीव करे तो आंख को कैसा लगेगा कि इंफॉर्मेशन पीछे कहीं से, तो अगर ये ऑब्जेक्ट है तो ये क्या है? इमेज है। यानी यार रियल ऑब्जेक्ट क्लोजर देन द फोकस, ऑब्जेक्ट अगर फोकस से भी करीब है तो इमेज कैसी बनेगी और कहां बनेगी? बिहाइंड द मिरर। क्या इतनी बात समझ आ रहे हैं? अब मुझे बताओ ये ऑब्जेक्ट है तो ये क्या है? इमेज है। क्या इसको भी ऑब्जेक्ट बना सकते हैं? बना सकते हैं। अगर रे उल्टी डाली जाए तो ये बन जाएगा वर्चुअल ऑब्जेक्ट, तो ये बन जाएगा, क्या बात समझ में आ रही है? यानी कॉनकेव मिरर रियल इमेज बनाता है या वर्चुअल भी बनाता है? रियल भी बनाता है और वर्चुअल भी बनाता है। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? अच्छा, यहां भी रिवर्सिबिलिटी ध्यान रखना है, ये ऑब्जेक्ट तो ये इमेज, ये ऑब्जेक्ट तो, अच्छा ऑब्जेक्ट और पास लाए तो इमेज और पास आएगी, ऑब्जेक्ट एकदम पोल पे रख दे तो इमेज, ये तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं। क्या बताओ, इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट विल बी रियल एज वेल एज वर्चुअल, ये भी समझ में आ गया। फॉर वर्चुअल ऑब्जेक्ट बिहाइंड द मिरर, ध्यान देना, वर्चुअल ऑब्जेक्ट बिहाइंड द मिरर, यानी इस इमेज को क्या बना दे? ऑब्जेक्ट, तो इमेज यहां बन जाएगी कैसी? रियल। और यहां तुम कहीं भी ऑब्जेक्ट वर्चुअल रख दो यार, कहीं भी रख दो यार, फोकस के ठीक बाद अगर मैं एक रे रखता हूं तो उसकी इमेज पता है कहां बनती है? इनफाइनाइट पे। और जैसे जैसे तुम फोकस से पोल की तरफ जा रहे हो तो इमेज भी पास आती जा रही है। तो इसका मतलब पोल से लेकर इनफाइनाइट तक वर्चुअल इमेजेस बनती हैं। अब उल्टी बात कर लो, पोल से इनफाइनाइट तक तुम कहीं भी वर्चुअल ऑब्जेक्ट रख दो तो फिर इमेज कहां बनेगी? पोल और फोकस के बीच में। क्या फॉर वर्चुअल ऑब्जेक्ट बिहाइंड द मिरर रियल इमेज फॉर्म बिटवीन पोल एंड फोकस। भाई रियल ऑब्जेक्ट यहां से यहां रखो तो इमेज यहां से इनफाइनाइट बनती है, तो अगर ऑब्जेक्ट यहां से इनफाइनाइट रखोगे तो इमेज पोल और फोकस के बीच में बनेगी। क्या ये सारी बातें कॉन्केव के लिए स्पेशल है? तो ये नोट कर ले। और इन सारी बातों का जवाब मैं यहीं पे तुम्हें बता रहा हूं कैसे निकालना है, एक डायग्राम से सब कुछ मैं डिस्कवर करके बता रहा हूं। कुछ भी ऐसा नहीं है, रटना तो पूरी फिजिक्स में बहुत ज्यादा है ही नहीं, ना के बराबर रटना है जो करते करते रट जाता है, लेकिन लॉजिक्स बहुत स्ट्रांग चाहिए फिजिक्स समझने के लिए। लेकिन हाँ, करते करते याद कर लो कुछ बातें तो अच्छा रहता है। अब ऐसा भी नहीं कि एकदम ब्लैंक करके बैठ जाओ। ये चारों रूल सबको समझ में आ गए हैं? रूल फॉर कॉन्वेक्स हम लोग बनाते हैं, रूल हम लोगों को बनाना होता है, कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है। और अच्छी बात यह है कि एक रे से भी हम लोग रूल बना सकते हैं। मुझे बताओ, पोल पे ऑब्जेक्ट है,
तो इमेज कहां बनती है? पोल पे, जस्ट उस तरफ। फिर यहां मैंने एक जनरल डायग्राम दिखाया है, यहां ऑब्जेक्ट है तो इमेज इधर बनी है, यानी ऑब्जेक्ट दूर जा रहा है तो इमेज भी दूर जा रही। ऑब्जेक्ट ज्यादा से ज्यादा तुम कितना दूर रख सकते हो? इनफाइनाइट पे। तुम ज्यादा से ज्यादा अगर ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट पे रखोगे तो इमेज कहां बनेगी? हाँ, इसका कहीं कटिंग पॉइंट आएगा? नहीं, इमेज कहां बनेगी? फोकस पे। यानी तुम ऑब्जेक्ट पोल से इनफाइनाइट तक कहीं भी रख दो, इमेज पोल से ऑब्जेक्ट कहीं भी रख दो, इमेज फोकस पे ही बनेगी। ये तो मैं तो फोकस पे रखेंगे, पास लाओगे तो देखो ऑब्जेक्ट पास है, इमेज कहां बनी है? पोल और एफ के बीच में, पी और, यानी ऑब्जेक्ट कहीं भी रख दो मिरर के सामने, पहली बात तो वर्चुअल इमेज बनेगी, दूसरी बात बिहाइंड द मिरर बनेगी, और कहां बनेगी? पोल और फोकस के बीच में। ये बात क्लियर कर ले, दो चार बना के देख ले, खुद समझ में आ जाएगा। क्या इस ऑब्जेक्ट की इमेज इधर बनी है और पोल वाले की इमेज पोल पे बनती है तो यूनिवर्सल नियम है, और इनफाइनाइट वाले की फोकस पे बन गई, तो अब इससे दूर क्या रखोगे और पोल से पास क्या रखोगे? इधर ही तो रख सकते हो। तो पोल से इनफाइनाइट तक इमेज कहां बनी? पोल से फोकस तक। बात क्लियर है? पहला नियम समझ में आ गया है। अच्छा, आप उल्टी बात कर लो जरा, अगर मैं ऑब्जेक्ट पोल से इनफाइनाइट तक रखता हूं तो वर्चुअल इमेज, रियल ऑब्जेक्ट पोल से इनफाइनाइट रखता हूं तो वर्चुअल इमेज पोल से फोकस बनती है। अब मैं अगर पोल से फोकस में वर्चुअल ऑब्जेक्ट रख दूं तो इमेज सामने बनेगी और रियल बनेगी। क्या उल्टी बात? रिवर्सिबिलिटी तो हमेशा ट्रू है ना। तो मैं कह सकता हूं वर्चुअल ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में रख दो तो इमेज कहां बनेगी? पोल और इनफाइनाइट के बीच में। क्या ये भी नियम समझ में आना चाहिए? ये इसी का उल्टा नियम है। नहीं, ऑब्जेक्ट यहां तो इमेज यहां, ऑब्जेक्ट यहां तो इमेज वहां। क्या ये नियम काम कर रहा है? बात क्लियर है? रिवर्सिबिलिटी। अच्छा बताओ, इतनी जगह तो छूटी गई, फोकस के आगे वाली जगह, यहां मैंने ना ऑब्जेक्ट रखा है ना कभी, तो यहां पहली बात तो रियल ऑब्जेक्ट रख नहीं सकते। यहां क्या रख सकते हैं? वर्चुअल ऑब्जेक्ट। तो सोचो कि यहां कोई वर्चुअल ऑब्जेक्ट रखे। वर्चुअल ऑब्जेक्ट रखने का मतलब होता है कि यहां एक रे भेजे जो इधर डॉट बनाने की कोशिश करें। तो अगर यहां कोई वर्चुअल ऑब्जेक्ट रखेगा तो उसकी इमेज कहां बनेगी? तो रियल वाला केस तो पहले ही कवर हो चुका है, अब बचा कहां भाई? रियल वाला केस तो पहले ही कवर। क्या इधर ऑब्जेक्ट रखने पर रियल इमेज सामने बनती है? तो ये वाला पूरी जगह पहले से ऑक्यूपाइड है। नहीं, अगर तुम ऑब्जेक्ट फोकस के बियॉन्ड कहीं भी रखोगे तो उसकी इमेज वर्चुअल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज पहली बार बनेगी। ये चीज हमने पहले कभी नहीं देखी। वर्चुअल ऑब्जेक्ट बियॉन्ड एफ, बिहाइंड द मिरर, इमेज विल ऑल्सो बी वर्चुअल, यानी वो वर्चुअल की वर्चुअल बनेगी। इस रीजन की इमेज इस रीजन, देखो इस रीजन की इमेज इधर बनती है और इस रीजन की इमेज यहां बनती है, नहीं, और इस रीजन की इमेज इधर ही बनती है। क्या तीनों बातें, सारी बातें समझ में आ गई? ये स्पेसिफिक बातें हैं कॉनकेव के लिए, ये कॉन्वेक्स के लिए। अरे उससे बोला था यार उस दिन कट बनाने को, इसका भी कट बनाना है इतने का, तुम क्लिप नहीं भेज रहे हो। वीडियो नहीं भेजा है? वीडियो तो तुम अपलोड करते हो ना भाई, हम क्यों भेजेंगे? तो बोलते हैं हमसे, हम लिंक भेज देते हैं। लिंक मांग लिया करो, लिंक हम बच्चों को भेज देते हैं। हाँ भाई, सारे नियम रिकवर करना सीख गए, मतलब नियम नहीं सीखना है, नियम रिकवर करना सीख गए कि नहीं? कैसे नियम करना है, थोड़ी सी ज्योमेट्री बना के अंदाजा लगा लेना है, और सही सही अगर तुम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बनाओगे तो जवाब खुद में खुद मिल जाएंगे। ठीक है, थोड़ा बड़ा डायग्राम बना के अगर सही सही लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन लगाओगे तो जवाब खुद में खुद मिल जाएंगे।
हाँ भाई, इतनी बातें क्लियर है? या देखो, फोकस के ठीक पहले रखोगे तो इस तरफ इनफाइनाइट पे बनेगा, और फोकस के ठीक बाद रखोगे तो उस तरफ इनफाइनाइट पे बनेगा। फोकस टर्निंग पॉइंट होता है। फोकस के जस्ट पहले रखोगे तो इस तरफ इनफाइनाइट, फोकस के जस्ट उधर रखोगे तो उस तरफ इनफाइनाइट। ठीक फोकस के लिए एक्चुअली इमेज बनती ही नहीं है। इसकी ना काफी आगे कर दिया है, इसलिए अगर बिल्कुल फोकस के बगल में रखोगे तो बिल्कुल इधर से जाएगी और आंख को वो इमेज कहां नजर आएगी, इस तरफ इनफाइनाइट। थोड़ा भी आगे बढ़ जाओगे तो बिल्कुल बहुत तेजी से पास आती है। ये सारे रूल्स जिसमें से बहुत सारे रूल्स तो पूरी रे ऑप्टिक्स के हैं और बहुत सारे कॉनकेव के, बहुत सारे कॉन्वेक्स के। याद रहेंगे भाई लोग? कोई दिक्कत है? हटा दे। हम लोगों ने यार एक फॉर्मूला ये वाला देख रखा है, ये देख रखा है। अब तक हमने यही देखा है मेन फॉर्मूला, 1/f 2/r बराबर 1/v प्लस 1/u। अच्छा, अभी थोड़ा देर पहले हम लोगों ने एक डेफिनेशन देखी है कि अगर ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट दूरी पे तो इमेज जहां बनती है उसको क्या बोलते हैं, फोकस दूरी। तो मैं यहां u इनफाइनाइट रख देता हूं, पर ये फॉर्मूला हर u के लिए काम करता है तो इनफाइनाइट के लिए भी काम करेगा। u इनफाइनाइट रखा तो देखो जरा, v की जगह मैंने क्या रख दिया, f, तो सॉल्व होके f कितना आ गया, r/2। तो अब मैं जहां r लिखा है उसको क्या लिख सकता हूं, 2f लिख सकता हूं कि नहीं? तो जहां r लिखा है मैंने वहां क्या लिख दिया, 2f, तो 2 से 2। तो अब ये फॉर्मूला क्या बन गया, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। ये मैं क्यों कर रहा हूं, क्योंकि यार रेडियस ऑफ कर्वेचर मिरर में दे दी तो अलग चीज है, रेडियस ऑफ कर्वेचर मिरर के लिए इजीली अवेलेबल डेटा नहीं है। तुम्हारे हाथ में एक मिरर रख दिया जाए, कोई पूछे इसका सेंटर कहां है ढूंढ के बताओ, वो मुश्किल काम है। कोई पूछे इसका फोकस कहां है ये बताओ, तो तुम्हें बस पैरेलल लाइट सन के सामने खड़े हो जाना है, जहां शार्प पॉइंट बनेगा वही उसका क्या है, फोकस। तो फोकस एक इजीली अवेलेबल चीज है, तो हम फॉर्मूला हमेशा किस में देखना चाहते हैं, फोकस में, ना कि आर में। तो ये फॉर्मूला तो ट्रू है ही है, लेकिन अब ये भी फॉर्मूला है जो फैशन में चल रहा है। एफ और आर में क्या रिलेशन है ना, ये रिलेशन केवल और केवल मिरर के लिए काम करेगा, हर मिरर के लिए, दोनों मिरर के लिए। ये भी किसके लिए काम करेगा, कॉनकेव के लिए भी, ये सब के लिए काम करेंगे। ये सारे फॉर्मूले है ना, ऑल फॉर्मूलाज आर वैलिड फॉर बोथ द मिरर्स, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स। लेकिन अब यहां पर इन फॉर्मूलों को लगाने के लिए हमें एक साइन कन्वेंशन समझना है। साइन कन्वेंशन क्या है, पोल को ओरिजिन की तरह लिया जाता है, आगे के लिए पॉजिटिव, पीछे के लिए नेगेटिव, ऊपर के लिए पॉजिटिव, नीचे के लिए, बस इतना सा। अरे ये कन्वेंशन तो कोऑर्डिनेट में होता ही है, इसमें कौन सा ऐसा याद रखने वाला। यानी इन फॉर्मूलों को जब भी लगाया जाएगा तो हर चीज साइन के साथ रखना पड़ेगी, तभी आंसर सही सही निकलेगा, तभी ये फॉर्मूले कॉनकेव कॉन्वेक्स दोनों के लिए काम करेंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग इसको और ज्यादा समझेंगे। अभी तक के डिस्कशन में हम लोगों ने जितने भी ऑब्जेक्ट सोचे हैं वो पॉइंट ऑब्जेक्ट थे या एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट थे, पॉइंट ऑब्जेक्ट। अभी तक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट की कोई कहानी नहीं आई है, इतना पहले नोट कर ले। ये कुछ नोट करने के लिए नहीं है, ये तो मैं पहले ही बता चुका हूं, बस इतना ये फॉर्मूला नोट कर लें। अभी तक हम लोगों ने जितने भी इमेज बने या देखे हैं तो वो केवल और केवल किसके देखे, पॉइंट ऑब्जेक्ट, और वो भी पॉइंट ऑब्जेक्ट कहां रखा होता था, प्रिंसिपल एक्सिस पे। अब मैं यार एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट की बात कर रहा हूं, ये लेटरल एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है। अभी लेटरल लॉन्गिट्यूडनल क्या होता है बाद में देखेंगे। ये एक ऐसा लेटरल ऑब्जेक्ट है जो प्रिंसिपल एक्सिस के साथ 90 डिग्री पे ऐसे रखा है। ठीक है, क्या एक डॉट की एक इमेज बनती है
अब बहुत सारे डॉट है तो बहुत सारी इमेज बनती होंगी, हर डॉट की इमेज, तभी तो एक्सटेंडेड इमेज बनती है। जैसे मैं कहता हूं प्लेन मिरर के सामने अगर मैं कोई एक ऑब्जेक्ट रखता हूं तो क्या इस डॉट की इमेज, इस डॉट की इमेज, हर डॉट की इमेज बनती है, तभी हमें पूरी इमेज दिखाई देती है। इसी तरह से ये कॉनकेव मिरर में इस डॉट की, इस डॉट की, इस डॉट की, इस डॉट की, सब डॉट की इमेज बनेगी कि नहीं? ये डॉट तो प्रिंसिपल एक्सिस पे ही है तो इसकी इमेज कहां बनना चाहिए? लेकिन ये डॉट प्रिंसिपल एक्सिस से हटके है तो इमेज भी, मैं जरा इस डॉट पे ज्यादा इंटरेस्टेड हूं। क्यों? क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस की इमेज तो प्रिंसिपल एक्सिस पे बनेगी। अब मैं एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट की इमेज बनाऊं तो इस डॉट की इमेज बनाता हूं। देखो यार, एक रे मैंने ये डाली है। देखो यार, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट की इमेज लोकेट करने के लिए हमें दो रे का सहारा लेना पड़ेगा। वहां एक से बन रहा था क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस बनती थी। अभी ये इमेज प्रिंसिपल एक्सिस पे नहीं बनना है, इसलिए वो ढूंढने के लिए हमें दो इमेज का सहारा लेना है, दो रे का। और दो रे कौन सी? एक पैरेलल रे डालो जो हमेशा कहां से पास करती है? फोकस से। और एक पोल पे रे डालो, जिस एंगल पे आई है उसी एंगल पे वापस कर दो। तो क्या उसका एक कटिंग पॉइंट आएगा? अब अच्छा, कोई और भी रे डालोगे तो वो इसी जगह से पास करेगी, ऐसा नहीं कि उसका पॉइंट अलग होगा। बना हम दो से लेते हैं, लेकिन समझने के लिए मैंने एक और रे डाल दी है। क्या हर रे का कटिंग पॉइंट एक ही जगह आ रहा है? मतलब ये ऑब्जेक्ट है तो ये उसकी ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस से हटके है तो इमेज भी प्रिंसिपल एक्सिस से हटके बनी है कि नहीं? चलो मैं एक और डॉट की इमेज बनाता हूं। क्या जो इंफॉर्मेशन यहां मिल सकती थी अब वो आंख को, क्या इस जगह पे वो इंफॉर्मेशन मिल रही है कि नहीं? तो मैं कहूंगा ये उस डॉट की इमेज बन गई। क्या पता ऐसी मिडिल डॉट यहां से कुछ रेज मैं दिखा रहा हूं जिनका कटिंग पॉइंट मैंने दिखा दिया। ये ध्यान देना जरा, पहले कटिंग पॉइंट इधर था और अब कटिंग पॉइंट इधर है। ये एक दूसरे के ठीक ऊपर नीचे होगा अगर सही से ज्योमेट्री बनाओगे। तो फिर मुझे बताओ प्रिंसिपल एक्सिस वाली की इमेज कहां बनेगी? तो इसी लाइन में बनेगी कि नहीं? तो ये बन गई पूरी इमेज, सीधे एरो का उल्टा एरो। क्या ये इमेज लोकेट कराने के लिए हमें इतनी सारी रे का सहारा लेना चाहिए क्या? देखो, समझने के लिए मैंने एक बार दिखा दिया है। रही बात लोकेट करने की, तो तुम्हें कायदे से बस एक और दो रे से एक डॉट लोकेट करना है और उसके बाद प्रिंसिपल एक्सिस को जोड़ देना है। क्यों? क्योंकि इमेज वहां से प्रिंसिपल एक्सिस के बीच में ही बनना है, ये गारंटीड है। भाई इस डॉट की प्रिंसिपल एक्सिस बनेगी और हट के वाले डॉट की बस बना लो, तो बाकी सब तो तुम खुद ही समझदार हो। हर डॉट की इमेज बनाने की जरूरत, लेकिन समझने के लिए कम से कम एक बार तो बनाना चाहिए यार। कि किताबों में ऐसा क्या है कि एक ही दो रे से इमेज बना देते हैं, जबकि इतने सारे डॉट हैं तो कायदे से सबकी इमेज बनना चाहिए। केवल समझने के लिए मैंने एक बार ये समझाया। इतनी ऐसे तो हर डॉट से रे निकल के इमेज बनाती होंगी, लेकिन हम बनाते केवल किसकी है? टॉप डॉट की। टॉप डॉट की बन गई तो बॉटम डॉट की प्रिंसिपल एक्सिस बनेगी, तो सारी इमेज हमने लोकेट कर ली। कि ऑन पेपर लोकेट कराना इंपॉर्टेंट होता है, इमेज को विजुलाइज थोड़ी करना है हम लोगों को। यहां विजुलाइज एक बार करा दिया है मैंने, ठीक है। अब आगे से हम इतना विजुलाइजेशन नहीं बनाएंगे। चलो एक बार कॉन्वेक्स का और बना लेते हैं। एक रे, दो रे, तीन रे, चाहे जितनी रे बना दो, हर रे का कटिंग पॉइंट एक ही होगा। नहीं तो मैं कहूंगा एरो का ये डॉट इस आंख को यहां नजर आएगा, उस आंख को ऑब्जेक्ट नजर आ रहा है, और इस आंख को क्या नजर आएगा? क्या ये डॉट प्रिंसिपल एक्सिस से हटके है तो इमेज भी प्रिंसिपल एक्सिस से हटके है। हालांकि देखने के लिए अगल बगल की रेस की जरूरत पड़ती है, लोकेट करने के लिए अगल बगल की बनाने की क्या जरूरत है? मैं एक रे इधर डालूं और उसी एंगल पे वापस कर दूं, उसका भी कटिंग पॉइंट यहीं आएगा। बट मुझे अक्सर ये बात समझ में नहीं आती थी कि यार एक रे इधर से ली गई है पैरेलल वाली और एक रे इधर से गई है, तो ये रे और ये रे एक ही आंख को कैसे मिलेगी? मेरा अपना ये क्वेश्चन हुआ करता था कि इमेज बन तो गई, लेकिन एक आंख को ये दोनों रे कैसे मिल सकती हैं? भाई आंख अगल बगल की रे तो रेस ले सकता है, ये रे और ये रे दोनों एक ही आंख कैसे ले सकती? तो मैंने फिर अगल बगल की बनाई है ताकि तुम्हारे दिमाग में ऐसा क्वेश्चन ना आए। क्या जनता समझ पा रही है? इमेज लोकेट करना अलग मकसद होता है, देखना अलग चीज होती है। तो देखने के लिए अगल बगल की रे की जरूरत पड़ती है। और रही बात हमें ये लोकेशन बस ट्रैक करना है, तो एक पैरेलल रे डाल दो और एक ये प्रिंसिपल पोल पे डाल दो, प्रिंसिपल एक्सिस से जितना एंगल ऊपर इतना एंगल नीचे, तो कटिंग पॉइंट वही आएगा हर बार। ठीक है। एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट की कैसी इमेज बनी है? एक्सटेंडेड, प्रिंसिपल एक्सिस वाले की इधर बनती होगी, वो मैंने बनाई नहीं है। क्या बात समझ में आ गई है? ठीक है।
किसी ऑब्जेक्ट की इमेज, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट की इमेज एक्सटेंडेड बनती है। मैंने कहा ये एक ओ साइज का ऑब्जेक्ट है यार, ओ का नाम हम लोकेशन के लिए भी यूज करते थे, ओ का नाम हम साइज के लिए भी यूज कर रहे हैं। ओ साइज की इमेज है, ओ साइज की, जिसके करस्पॉन्डिंग आई साइज की इमेज बनी है। ओ साइज का ऑब्जेक्ट था और आई साइज का क्या बना है, इमेज। अच्छा, जिस हिसाब का कन्वेंशन हमने तय किया है, ओ कैसा सिंबल है, पॉजिटिव, अरे ऊपर है ना, और आई कैसा सिंबल है फिलहाल, ध्यान रखना, आई इस समय, ये जो आई है, ये आई पॉजिटिव नहीं है, कैसा है, नेगेटिव है। अच्छा बताओ, आई नेगेटिव है तो माइनस आई कैसा है, पॉजिटिव। ये बात क्लियर रखना। मैं यहां एक काम करने वाला हूं, क्या बताओ, उस ऑब्जेक्ट की अगर इधर इमेज बनी है तो मैंने ये प्रिंसिपल एक्सिस पे, पोल पे डाली गई रे का सहारा लिया है। वैसे तो 2 रे से ये लोकेट होगा। क्या बताओ, ये एंगल और ये एंगल बराबर है कि नहीं, अल्फा बीटा, तो tan अल्फा tan बीटा भी। tan अल्फा में क्या लिख सकता हूं, परपेंडिकुलर बाई बेस, तो परपेंडिकुलर ओ है जो कि पॉजिटिव है, u कैसा है, नेगेटिव, तो उसको पॉजिटिव बनाने के लिए मैंने क्या कर दिया है, माइनस लगा दिया है। ये साइन कन्वेंशन नहीं है भाई, u अगर नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव बनाना पड़ेगा कि नहीं। tan अल्फा छोटे एंगल के लिए मैं लगा रहा हूं तो वो नेगेटिव थोड़ी निकल आएगा, वो तो पॉजिटिव ही रहना चाहिए। तो देखो, पॉजिटिव डिवाइड बाई पॉजिटिव, तो पॉजिटिव आया कि नहीं। tan बीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस, तो परपेंडिकुलर है माइनस आई, माइनस आई पॉजिटिव है कि नेगेटिव, पॉजिटिव, और बेस है माइनस बी, और माइनस बी भी पॉजिटिव है। मैं हर जगह पॉजिटिव लिख रहा हूं, तुम्हें भले वो साइन नेगेटिव दिख रहा है, क्योंकि भविष्य में हम u और v और i को कैसा रखने वाले हैं, नेगेटिव, तो उसकी तैयारी कर रहे हैं। देखो जरा यहां i और v का रेशियो क्या, i और o का रेशियो क्या आ रहा है, जरा देखो, i और o का रेशियो यहां पे आ गया है माइनस वी बाई यू। इस फॉर्मूले को हम बोलते हैं मैग्निफिकेशन फॉर्मूला। मैग्निफिकेशन फॉर्मूला ये क्या रिलेट करता है, ये साइज ऑफ इमेज एंड साइज ऑफ ऑब्जेक्ट को रिलेट करता है। अगर हमें u v और o पता है तो हम i ले आएंगे, लेकिन ध्यान रखना u v और i सब कुछ किसके साथ रखना है, विद साइन रखना है, क्योंकि मैंने यहां साइन नहीं लगाया है। कुछ लोगों को बड़ा कंफ्यूजन होता है, सर डेरिवेशन में भी साइन लगाते हैं और फिर रखते समय भी साइन लगाते हैं। पता नहीं किसी के दिमाग में कंफ्यूजन आया है कि नहीं है, मेरे दिमाग में आता था कि साइन कन्वेंशन डेरिवेशन के वक्त लगाते हैं या, तो डेरिवेशन में साइन कन्वेंशन नहीं लगा रहे हैं, हम उसको केवल पॉजिटिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, साइन कन्वेंशन तो बाद में रखना ही है। तो इस फॉर्मूले की जरूरत कब पड़ना है, जब कोई ऑब्जेक्ट कैसा होगा, एक्सटेंडेड। अच्छा, u के लिए v निकालने वाला फॉर्मूला ये तो हम पहले ही पढ़ रखे हैं, क्या था, क्या वो फॉर्मूला डॉट ऑब्जेक्ट का था कि एक्सटेंडेड का, मुझे बताओ, डॉट का u और एक्सटेंडेड का u अलग अलग है क्या। डॉट अगर प्रिंसिपल एक्सिस पे होता तो भी यही u कहलाता, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है तो भी, तो u v के फॉर्मूले में कोई भेदभाव नहीं है। यह फॉर्मूला एक्स्ट्रा आया है किसके लिए, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट के लिए, क्योंकि डॉट ऑब्जेक्ट के साइज की थोड़ी कोई बात करेगा, साइज की बात किसके लिए होगी, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट के लिए। तो अब हमारे पास हमारी डिक्शनरी में 2 फॉर्मूले हो गए हैं, एक कौन सा और एक ये वाला, और r बराबर 2f होता है, ये जानकारी हमने अलग से इकट्ठा कर ली है। खैर, फॉर्मूला की प्रैक्टिस करने से पहले काफी सारे क्वेश्चंस करेंगे हम लोग। मैं एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट के लिए इमेज लोकेशंस दिखाने वाला हूं, मैंने यहां पे पूरी टेबल दे रखी है, तो नोट किसी को नहीं करना है, बस केवल एक बार देखना है, सच दैट कि तुम्हें आंसर का अंदाजा, आधा अधूरा अंदाजा तो पहले ही लग जाए, सॉल्व करने की जरूरत ही ना पड़े। जरूर नहीं तुम लोग भी इतना ही दूर ऑब्जेक्ट रखो, थोड़ा पास रख सकते हो, तो जगह बर्बाद करने की क्या जरूरत है।
नोट कर लिया है। आई यहां पर इस फॉर्मूले में आई क्या था, साइज ऑफ इमेज था, और वो क्या था, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। एम को हम लोग बोलते हैं मैग्निफिकेशन। तो मैंने यार एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट के लिए डिफरेंट लोकेशन ऑफ इमेज, रियल है या वर्चुअल है, उनका नेचर, लोकेशन बताना है, नेचर बताना है ना, साइज बताना है, नेचर बताना है और साइज, ये सारी चीजें डिस्कस होना है। मुझे बताओ इनफाइनाइट पे एक डॉट ऑब्जेक्ट होता तो उसकी इमेज कहां बनती, लेकिन मैं इनफाइनाइट पे एक बड़े ऑब्जेक्ट की बात कर रहा हूं, पहाड़ जैसा ऑब्जेक्ट है, तो पहाड़ की चोटी से आने वाली रेज, ये दिखाई मैंने, वो कहां इकट्ठा होंगी, पहाड़ के बेस से आने वाली रेज प्रिंसिपल एक्सिस पे इमेज बनाएंगी, और पहाड़ की चोटी से आने वाली रेज थोड़ा सा नीचे, क्योंकि वो एक्सटेंडेड हो गया तो इमेज भी नीचे बनेगी। यानी ये इमेज के बारे में हम क्या बताएंगे, कहां बनेगी, पहली बात फोकस पे बनेगी, है ना, ये बेस की रेज है और ये पहाड़ की चोटी की रेज है, तो पूरा पहाड़ ऐसा उल्टा पहाड़ यहां बनेगा। तो इमेज के बारे में हम क्या बोलेंगे, रियल है या वर्चुअल है, रियल है। और कहां बना है, एट फोकस, सीधा या उल्टा, इन्वर्टेड है ना, मैग्नीफाइड या डिमिनिश्ड, मैग्नीफाइड मतलब बड़ा, डिमिनिश्ड मतलब बहुत छोटा, बात क्लियर है। तो यार सबसे पहले हमने इनफाइनाइट पे ऑब्जेक्ट रखा है, मैंने कुछ लैंडमार्क बनाए हैं, पी पोल है, एफ फोकस है और सी सेंटर ऑफ कर्वेचर है। अब मैं सी और इनफाइनाइट के बीच में एक ऑब्जेक्ट रखने वाला हूं, और वो भी एक्सटेंडेड, ये एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है, सी से दूर है ना, पैरेलल आने वाली रे फोकस से जाएगी, और पोल पे एक रे गिरा दो बराबर एंगल पे, कटिंग पॉइंट जहां मिलेगा वो क्या है, इमेज। एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है तो एक्सटेंडेड इमेज बनेगी। क्या बोलोगे इमेज के बारे में, कहां बनी है, ठीक है, रियल या वर्चुअल, सीधा या उल्टा, बात क्लियर है, ऑब्जेक्ट से छोटा बना है। ऑब्जेक्ट मैंने ठीक सी पे रखा है, ध्यान से देखना है, ठीक सी पे रखा है, और सही से ज्योमेट्री अगर कोई बनाएगा तो इमेज ठीक सी के नीचे आएगा। थोड़ा बहुत मैंने गड़बड़ बनाया है इसीलिए परफेक्ट नहीं लग रहा है। कहां बोलोगे इमेज के बारे में, क्या बोलोगे, है ना, रियल, है ना, एफ के ठीक पहले, नहीं एफ के काफी पहले, एफ के काफी पहले कहां बना है, बियॉन्ड सी, यानी सी से ज्यादा दूर, है ना, सी से पहले, रियल या मैग्नीफाइड कह सकते हैं, फोकस से जस्ट पहले, जस्ट पहले, जस्ट मतलब थोड़ा सा पहले। तो खैर इसका कटिंग पॉइंट कहां आने वाला है, एट इनफाइनाइट, रियल या वर्चुअल, इन्वर्टेड, और वेरी मच लार्ज, नहीं बहुत लार्ज बनेगा। कोई पूछे ठीक एप पे रख देते तो, ठीक एप पे रख देते तो ये रे परफेक्ट पैरेलल हो जाती, और परफेक्ट पैरेलल कभी कट नहीं करता। तो ठीक एफ के लिए इमेज ही नहीं है यार, इमेज नॉट डिफाइंड, एफ के लिए इमेज डिफाइंड ही नहीं है। एफ के जस्ट पहले के लिए होता है या एफ के जस्ट, अब मैं कह रहा हूं एफ के जस्ट बाद क्या होगा, मैं थोड़ी देर में करूंगा। एफ के मैं काफी बाहर आगे आ गया हूं ताकि तुम्हें पहले समझ में आए कि एफ के बाद होता क्या है। एफ के बाद होता क्या है, इमेज कैसी बनने लगती है, वर्चुअल। पोल पे क्या होगा, अगर यहां ऑब्जेक्ट रख दो तो पोल पे इमेज बनेगी, ये तो मैं बता ही चुका हूं, पोल की इमेज पोल पे। इसका मतलब जैसे जैसे ऑब्जेक्ट पोल की तरफ जा रहा है इमेज भी करीब आ रही। तो ठीक एफ के इधर रखा होगा तो क्या हुआ होगा, इमेज इनफाइनाइट पे बनी होगी। खैर इसका मैंने लिख दिया वर्चुअल डायरेक्ट लार्जर देन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट अगर एफ के थोड़ा सा आगे रखी गई होती, उसको मैंने एफ प्लस लिखा है, तो इमेज कैसी बनी होती यार, अगर मैं एफ के इधर रखता तो इमेज, इसका जो कटिंग पॉइंट होता ना, ये कहां होता, इनफाइनाइट पे, उस तरफ इनफाइनाइट पे, ठीक है, एफ के लिए परफेक्ट पैरेलल। लेकिन अब क्या, ये रेज हल्की सी डाइवर्जिंग होगी और उस तरफ इनफाइनाइट पे इमेज नजर आएगी, बिहाइंड द मिरर, वर्चुअल, और बहुत बड़ी और सीधी। क्या बात समझ में आ रही है?
इतनी सारी लोकेशन हम लोगों ने कवर कर ली है। और पोल के लिए एट पोल, तो इमेज क्या होगा, इमेज एट पोल। क्या सारे केसेस कवर हो गए हैं? खैर, इतने सारे केसेस अक्सर लोगों को याद नहीं रहते हैं, तो इसके लिए मैंने एक स्टोरी बनाई है ताकि तुम लोग सारी चीजों को एकदम बिल्कुल दिमाग के ऊपरी हिस्से में आ जाए। वैसे तो सोच समझ के सब कुछ किया जा सकता है, समय ज्यादा लगता है। तो स्टोरी है यार, ये मैंने कार्टून नेटवर्क देखते समय बनाई थी, जिसमें दो किरदार हैं, टॉम एंड जेरी। टॉम यहाँ पे ऑब्जेक्ट है और जेरी यहाँ पे इमेज है। ठीक है, दोनों की लड़ाई चलती रहती है। चूहा है तो डरना तो पड़ता ही है, क्योंकि बिल्ली उसको खा सकती है ना। यहां डर को कॉन्फिडेंस साइज से दिखाया है। साइज छोटा मतलब कॉन्फिडेंस कम, साइज बड़ा मतलब कॉन्फिडेंस ज्यादा। वहां भी थोड़ा इररिलेवेंट टाइप कभी कभी दिखाया जाता है, चूहा बड़ा दिखा देते, बिल्ली छोटा दिखा देते हैं, इस तरह से। तो अभी यार इनफाइनाइट से कहीं बिल्ली चली है गुस्से में चूहे को खाने के लिए। चूहा यहाँ सी से पी के बीच में रहता है। ये इंसान का घर है, सी सामने वाला गेट, सी व्यू है, और पी पिछवाड़े वाली खिड़की है ना, एफ आंगन है यार। यहाँ सी से पी के बीच में यहाँ पे रहता है। और अभी उसको पता चला है, दूर से कहीं उसने देख लिया है कि बिल्ली चल दी है, गुस्से में आ रही, तो इसने आंगन में बिल बना के अपने आप को छुपा रखा है। बिल बना के मतलब जमीन के नीचे, मतलब उल्टी इमेज, जमीन के नीचे मतलब उल्टी इमेज। और डरा हुआ है मतलब साइज बहुत छोटा है। बिल्ली वहां बहुत लार्ज साइज की है, चूहा यहां बहुत छोटे साइज का है। अभी यार पीछे वाली खिड़की उस तरफ नहीं है, तो मैं कहूंगा कि वो मतलब रियल इमेज है। खैर, इतना तो सबको दिख रहा है रियल इमेज है। बिल्ली यार दौड़ती हुई यहां तक आ गई है, और इसने क्या किया, आंगन से ही नीचे नीचे बिल बनाना शुरू किया है, नीचे नीचे। और जैसे जैसे बिल बड़ा होता जा रहा है, उसका कॉन्फिडेंस बढ़ता जा रहा है। सामने वाले गेट पे बिल्ली है ऊपर जमीन के, और ये नीचे है जमीन के। वहीं से बिल बनाते बनाते यहां आ गए, और इस समय दोनों का कॉन्फिडेंस, बिल्ली का कॉन्फिडेंस है कि हम पकड़ लेंगे, और चूहे का कॉन्फिडेंस है कि हम बच जाएंगे। दोनों का कॉन्फिडेंस बराबर है, मतलब साइज बराबर है। अब बिल्ली आगे बढ़ी, चूहा पीछे। बिल्ली थोड़ा और आगे, चूहा इनफाइनाइट। क्यों? क्योंकि अब वो बढ़े हुए कॉन्फिडेंस से काम कर रहा है। जब हम बढ़े हुए कॉन्फिडेंस से कोई काम करते हैं तो काम बहुत तेजी से होता है। बिल्ली ने मात्र सी से एफ तक का फासला कवर किया है, और चूहे ने सी से इनफाइनाइट तक का रास्ता तय कर लिया है। कहां आ गई? इनफाइनाइट पे। और कॉन्फिडेंस के क्या कहने हैं, अब तो चूहे को पक्का भरोसा है कि उसको कोई कुछ नहीं कर सकता है। जंगल में कहीं आदर्श हो गया, अब उसको दिखाई भी नहीं दे रहा है, ये यहां तक। अब क्या हो रहा है, अब उसको शरारत सूझती है कि अब चलो बिल्ली को परेशान किया जाए। तो वही चूहा अब जमीन के रास्ते यानी फिर से अपने घर वापस आता है, और बिल्ली ढूंढते ढूंढते पीछे निकल चुकी है। ये इस समय हमारा चूहा पीछे आया है, बिल्ली वहीं घर पे है, ढूंढ रही है। सॉरी, आई एम सॉरी, बिल्ली ऑब्जेक्ट था ना यार। तो ऑब्जेक्ट अब फोकस यहां आया, तो उसको इनफाइनाइट में कहीं चूहा दिखाई दिया। बिल्ली और आगे बढ़ी, चूहा चिढ़ाने के लिए आ रहा है, उसे पता है खिड़की से निकल तो पाएगा नहीं। लेकिन जैसे जैसे पास आ रहा है ना, तो चूहे का कॉन्फिडेंस अगेन, तो डर तो लगता ही, भले शेर पिंजरे पे हो, उसके लिए तो बिल्ली शेर है। तो जैसे बिल्ली आगे आ रही है, ये भी पास आ रहा है, मगर कॉन्फिडेंस इसका अब ये बिल में नहीं है, अब ये जमीन के ऊपर है, यानी सीधी इमेज। और एक आखिरी सीन ये है, बिल्ली इधर से देख रही है खिड़की के इस तरफ से, चूहा उस तरफ से, नाक में नाक मिला के एक दूसरे से, आंख से आंख डाल के। यहां पे आखिरी सीन है पोल पे। पूरी स्टोरी याद रहेगी यार। मैं कहूंगा यार बिल्ली और चूहा सबसे करीब कब आए? पोल पे और सी पे, दो जगह है भाई। पोल पे भाई, सी पे तो बिल्कुल एक ही जगह पे है, बस ऊपर नीचे का फासला है, लेकिन सबसे करीबी तो है नहीं। रियल इमेज रहते सी पे, और वर्चुअल इमेज रहते, क्योंकि वर्चुअल में पोल पे इमेज कैसी बनी है? वर्चुअल बनी है। बात क्लियर है? कोई तुमसे पूछे जब इनफाइनाइट से ऑब्जेक्ट चला सी तक, तो ऑब्जेक्ट तेज था या इमेज तेज थी? ये क्वेश्चन तो तुम इसी स्टोरी से ही बता पाओगे, वैसे सोचने में दिक्कत हो जाएगी। ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट से सी पे, तो इमेज एफ से सी तक, तो ऑब्जेक्ट फास्ट है और इमेज। फिर मैं कहता हूं ऑब्जेक्ट जब सी से एफ आया,
जब ऑब्जेक्ट सी से एफ आया तब इमेज सी से इनफाइनाइट चली गई, तो कौन फास्ट है? इमेज फास्ट है और ऑब्जेक्ट स्लो है। फिर ऑब्जेक्ट फोकस से पोल तक आया तो उस तरफ इमेज इनफाइनाइट से पोल तक आई, तो कौन फास्ट है? इमेज फास्ट। क्या ये सब बातें हम इस स्टोरी से निकाल सकते हैं? तो क्या मुझे इसको लिखाना चाहिए? भाई स्टोरी लिखेंगे बिल्ली चूहा तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तुम ही लोग किसी को दिखाओगे तो कहेगा कि वो कहेगा कि क्या पढ़ाते हैं, फिजिक्स या कार्टून नेटवर्क। तो बस तुम्हारे पास वो सब लिखा हुआ है ही है, तुम्हारे मन में अपना क्रिएटिविटी चलेगी, बाकी लोग अपना पढ़ाई करेंगे। तुम्हारे नोट्स अगर किसी को मिल गए तो कॉन्वेक्स में बहुत ज्यादा संभावनाएं नहीं है। कॉन्वेक्स का डिस्कशन बहुत अच्छा। एक और बात है, रियल के लिए वर्चुअल, तो वर्चुअल के रियल रिवर्सिबिलिटी भी ध्यान रखना है। चलो इसमें से मेन बातें जो इमेज लोकेशन की थी वो हमने डॉट से ही देख ली थी, बहुत ज्यादा याद रखने को है नहीं। कॉन्वेक्स में कहीं भी ऑब्जेक्ट रखा हो, कहीं भी ऑब्जेक्ट रखा हो, इमेज कैसी बनती है? वर्चुअल बनती है, बिहाइंड द, है ना। इमेज के बारे में क्या लिखोगे? बिहाइंड द मिरर, वर्चुअल, इरेक्ट, ठीक है। ऑब्जेक्ट पास, देखो ऑब्जेक्ट पास तो इमेज ऑब्जेक्ट पोल पे, यानी अगर ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट से पोल तक आता है तो इमेज फोकस से पोल तक आती है। क्या ये सारे इतनी ज्यादा संभावना है ही नहीं है। हर बार वर्चुअल बनी है, हर बार स्मॉल बनी है, बस एक केस में इक्वल साइज की बनती है जब बराबर होते हैं। क्या इतनी बातें समझ में आ गई? कॉनकेव वाली भी। और ये मैं क्यों बता रहा हूं, इसके मल्टीपल यूज हैं। एक तो तुम्हारा थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ जाए, तुरंत जवाब निकल आए, ठीक है। दूसरी बात, अगर कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन है तो क्या आंसर का लगभग रेंज तो तुम्हें पता ही है। जैसे कोई कहता है ऑब्जेक्ट सी और इनफाइनाइट के बीच में कहीं है, तो तुम्हें पहले से अंदाजा है कि उसका आंसर एफ से बड़ा नहीं, एफ से छोटा नहीं आ सकता और सी से, तो उससे क्या है, 4 में से 2-3 आंसर तो तुम ऐसे ही खारिज कर दोगे, और गलती से आ गए तो तुम चौकन्ना रहोगे कि यार ये आंसर तो आ ही नहीं सकता है। क्या बात समझ रहा है? इसलिए स्टोरी पता होना जरूरी है। कॉनकेव के लिए स्टोरी पता होना चाहिए, इसके लिए कुछ जरूरी नहीं है, क्योंकि इसका आंसर तो पोल और फोकस के बीच ही आना है। क्या जनता समझ पा रही? तो अभी हम न्यूमेरिकल करें, मैं क्यों करूं? साइन कन्वेंशन पता है ना। पोल से राइट क्या होता है? पॉजिटिव। लेफ्ट क्या होता है? नेगेटिव। ऊपर क्या होता है? पॉजिटिव। नीचे क्या होता है? नेगेटिव। तो मुझे बताएं, यू ऑब्जेक्ट की दूरी क्या लिखने वाले हो? -60। वी हमें लाना है, उसका कोई साइन नहीं रखना है, जो लाना है उसका साइन खुद आएगा आंसर में। फोकल लेंथ मुझे बताओ, ये कॉनकेव मिरर है तो इसका फोकस किस तरफ होता है? इस तरफ होता है, तो बताओ उसकी फोकल लेंथ मुझे क्या लिखना चाहिए? -20। सब कुछ साइन कन्वेंशन के हिसाब से वैल्यू डालोगे तभी आंसर आएगा। तो क्या वी निकाल लोगे?
कितना आया? v निकालना है, u माइनस 60। सॉल्व करके जल्दी से बताएं। -30 आ रहा है। क्लियर है? अभी एक और चीज लाना है, इमेज का साइज क्या होगा, आई बताना है। सब कुछ साइन के साथ रखना है। ओ का कितना? +2, v कितना और u कितना, सबको साइन के साथ रखना है। तो आई का आंसर कितना आ गया? माइनस क्या बता रहा है? नीचे है और 1 है। ठीक है। अच्छा, आंसर का भी अंदाजा लगाओ। अच्छा बताओ, क्या ये 40 सेंटर ऑफ कर्वेचर कहां होगा? 40 पे। फोकस कहां होगा? 20 पे। तो 40 से आगे है 60 पे। तो आंसर 40 और 20 के आया है कि नहीं? ये सब जस्टिफाइड होना चाहिए यार। क्लियर है भाई लोग? ये अपने मन से करके दिखाएं। कितने लोग आ गया? क्या आया? इसका फोकस इस तरफ होता है, तो फोकल लेंथ कितना? v हमें लाना है और u कितना? तो 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। सॉल्व करके v का आंसर लाना था। तो v का आंसर आ रहा है 60/4, दैट इज 15 सेंटीमीटर। और फिर i निकालना है। v पॉजिटिव आया है, u नेगेटिव है, तो i का आंसर आ गया 2/4। ये माइनस माइनस प्लस हो चुका है, यानी 0.5 सेंटीमीटर। कितने लोग आ गया है? Focal length of a concave mirror is 30 centimeter. Find the two positions of object in front of the mirror so that image is 3 times of the object. Object से image कितने गुना बनना है? और ऐसा 2 बार होगा। क्यों? 2 पोजीशन पूछी है। क्या कोई कॉन्केव मिरर 3 गुना इमेज 2 बार बना सकता है? बड़ी इमेज 2 बार बना सकता है, बिल्कुल बना सकता है। एक बार जब वो फोकस और सेंटर के बीच में होता है तब बड़ी इमेज बनाता है, और एक बार जब वो फोकस और पोल के, तब वो 3 गुना बड़ी इमेज बनाता है।
तो हमें दो आंसर लाना है, एक ये वाला u1 और एक ये वाला। क्वेश्चन समझ ले पहले तो, अब कैसे करोगे? देखो यार, इसमें एक तरह से तुम्हें दो कंडीशन दी हैं। जब बताओ यार वर्चुअल इमेज बनती है तब इमेज और ओ में आई पॉजिटिव है और ओ भी, तो ये रेशियो +3 आएगा। जब ये उल्टी इमेज बनती है तो आई और ओ में आई और ओ, तो ये रेशियो क्या आएगा? तो तुम्हें मैग्निफिकेशन के दो सिचुएशन दी हैं, एक बार +3 और एक बार +3 से अलग यू आएगा। तुम्हें दो क्वेश्चन करना है, एक इस डेटा के हिसाब से और एक करके दिखाओ। आगे का प्रोसेस तुम्हें करना है। एक ये कंडीशन दे रखी है जो उसमें क्वेश्चन से हमने इंटरप्रेट करी है, यू हमें बताना है, फोकल लेंथ क्वेश्चन में दे रखी है। अच्छा फोकल लेंथ बताना है, नहीं फोकल लेंथ दे रखी है, यू बताना है, एफ दे रखा है। क्वेश्चन में कभी भी फोकल लेंथ हो, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो, कुछ भी हो, उसका साइन नहीं लिखा जाता है। साइन हम अपना कन्वेंशन अपने लिए लगाते हैं ताकि आंसर निकाल पाए। साइन कभी क्वेश्चन में नहीं लिखा जाता है किसी भी चीज का। साइन कन्वेंशन हमें सही सही फॉलो करना है, तभी आंसर आएगा। तो आई बाई ओ किसके बराबर होता है? ना हमें v पता है ना हमें, तो ना हमने v का साइन रखा है, ना जब कोई चीज अननोन है तो उसका साइन नहीं रखना है। फॉर्मूले में u और v एक अलजेब्रिक टर्म है जो कुछ भी हो सकता है, हमें पता ही नहीं है, और पता नहीं है तो उसको ऐसे ही रखो। दूसरा फॉर्मूला हम क्या लगा सकते हैं? 1/f बराबर 1/v प्लस 1/, क्योंकि दोनों अननोन है, किसी का साइन हमें नहीं रखना है। f की जगह कितना साइन के साथ रखना भाई? -30 यहां रखना है। अब क्या हमारे पास एक और दो इक्वेशन है, दो अननोन है, सॉल्व करके आंसर लाना है। करना क्या चाहिए तुम्हें? v बराबर 3u उठा के यहां रख देना चाहिए, तो बस पूरी लाइन में केवल और केवल u अननोन रहेगा, सॉल्व होके u आ जाएगा। रख दें 1/3u प्लस 1/u, 3u एलसीएम 1 + 3, सॉल्व करोगे तो u का आंसर आ रहा है -40 सेंटीमीटर। कंफर्म करें यार, -40 जस्टिफाइड आंसर है यार। देखो 30 से ज्यादा है और 60 से कम है। ये वाला u कितना आ रहा है? एक मैंने बता दिया है तो एक जनता करके दिखाएगी। कितने लोग आ गया ये? सॉल्विंग में सही करे जरा। इसमें अगर जैसे इसको ऐसे कर, मतलब इसमें बता दीजिए इसमें क्या गलती दिख रही है, ये समझ नहीं आया कि क्या गलत है। इसमें यू का साइन क्यों रख दिया है और यहां रखा है? यहाँ पे साइन नहीं रखा है, यहां रखा है तो फिर यहां भी रखना पड़ेगा। यहाँ भी रखा है। कहां रखा है भाई तुमने? -b/u तो फॉर्मूले में होता है। u में फॉर्मूले में साइन रखना ही नहीं चाहिए, इसलिए कि अभी हमें पता ही नहीं है उसकी वैल्यू क्या है, तो वो अननोन में ही चलेगा।
यू का आंसर, हाँ वही सही है, -20 सही है। यू का लाना भाई, वी का ला रहे हो क्या? हाँ भाई, I बाई ओ इक्वल टू क्या होता है? -V बाई, तो V बराबर कितना आ गया? -3u। अब फॉर्मूला लगाते हैं, 1/f 1/v 1/u, और V की जगह उठा के हमें क्या रख देना है? -3u। 3u एलसीएम ले लो, तो यहां से u बराबर कितना आ गया है? 20 माइनस का, हाँ ये बताओ, v -3u आया है यहां से, ना हमने u का साइन रखा है ना हमने v का साइन रखा है। u को निगेटिव क्यों रखोगे भाई, वहां रखा था क्या? v -3u आया है इसलिए थोड़ी आया है कि मैंने साइन रख दिया है, वो तो फॉर्मूले में साइन है ना भाई। देख लें आराम से, नोट कर लिया भाई? नोट कर लिया है? ये क्वेश्चन बड़ा अलग तरीके से पेश किया गया है, पहली बार कॉनकेव मिरर को अलग तरह से रखा गया है। 10 सेंटीमीटर का कॉनकेव मिरर है, एक्स वाई प्लेन पे प्लेस्ड इन एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये एक्स सिस्टम है, ये वाई कोऑर्डिनेट है, और इस तरह से रखा है कि हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ है? ऑब्जेक्ट 30,2 पे है, तो मतलब 30,2 मतलब ओरिजिन से 30 आगे 2 ऊपर, 30,2, 30 आगे, ऑब्जेक्ट यहां रखा है इस जगह पर। तो हमें बताना है कि इमेज के कोऑर्डिनेट क्या होंगे। अब मुझे बताओ, ऑब्जेक्ट अगर इधर रखा है, ये ऑब्जेक्ट है हमारा, तो मिरर को हमें उसी की तरफ चेहरा करके रखना पड़ेगा। इससे पहले हर क्वेश्चन में हम मिरर पता है कैसे रख रहे थे? ऐसे, और बाय डिफॉल्ट ऐसे रखा भी जाता है, मगर इस क्वेश्चन में हम मुंह घुमा के मिरर नहीं रख सकते, वरना क्वेश्चन का मतलब ही खत्म हो जाएगा। भाई मिरर के सामने ऑब्जेक्ट होता है कि नहीं? ऑब्जेक्ट अगर इन्होंने इधर रखा है तो मिरर भी हमें ऐसे और ऐसे रखते ही, बताओ अब कॉनकेव की फोकल लेंथ पॉजिटिव हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये हमारा ओरिजिन है, ओरिजिन के आगे क्या होता है? पॉजिटिव, पीछे क्या होता है? तो साइन, ऐसा नहीं कि कॉनकेव का फोकल लेंथ निगेटिव होता है, बिल्कुल नहीं। कॉनकेव का फोकल लेंथ अगर ऐसे रखोगे तो निगेटिव होता है, ऐसे रखोगे तो हो जाएगा। तो कोई नियम, बस नियम यह है कि कोऑर्डिनेट के जो नियम है उनको फॉलो करो, बल्कि कोई चाहे तो पीछे को नेगेटिव मान ले और सब कुछ सही सही एक जैसा यूनिफॉर्म तरीके से लगाता जाए तो भी आंसर आ जाता है। बस तुम्हें एक सिस्टम मानना पड़ेगा, तुम राइट पॉजिटिव मान रहे हो तो बस वो सिस्टम सब जगह फॉलो करते जाओ, सब कुछ सिस्टम के हिसाब से रखोगे तो आंसर भी सिस्टम के हिसाब से आएगा। अब मुझे बताओ क्या करने वाले हो? इस ऑब्जेक्ट की इमेज लोकेशन बताना है। तो यार ऐसे किसी डॉट के लिए हमने काम करना सीखा है क्या? अरे हमने तो ऐसे तीर के लिए सीखा है, तो कैसे करोगे? अरे तीर के लिए ही कर लो, क्या बताओ?
तीर की हाइट ओ है, तो जो इसका तीर बनेगा इमेज में उसका हाइट निकाल लो, और जो जैसे इसका u कितना है, ये ऑब्जेक्ट कितना दूर रखा है 30, तो उसका v निकाल लो। v जो आएगा वो x कोऑर्डिनेट हो जाएगा, और i जो आएगा, कुछ और बोलने की जरूरत है, पहुंचे जरा आंसर तक। हाँ भाई, क्या सॉल्विंग चल रही है यार। 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, f की जगह क्या, लिखा तो है, मैंने छुपा रखा है क्या, v लाना है, u कितना है, हाँ u की जगह 30। सॉल्व करके मुझे बताएं v कितना आ रहा है। तो v बराबर आ गया +15, और ये कोऑर्डिनेट सिस्टम के हिसाब से आया है। i और ले आओ, i कितना आ गया, और ये भी कोऑर्डिनेट सिस्टम के, तो ये इमेज कहां बनी है, 15 आगे और 1, तो कोऑर्डिनेट क्या हो गए 15, -1। बात समझ में आ गई है। क्लियर है, कुछ नोट करना है, नोट कर लो। डायग्राम में वैसे सब कुछ है, जो भी कुछ क्वेश्चन में लिखा है डायग्राम बना लो, बस इतना बहुत है। जो कुछ भी क्वेश्चन में लिखा है वही तो डायग्राम में बनाया गया है, और लैंग्वेज तो मिलेगी, इतने सारे क्वेश्चन दिए जाते हैं तुम लोगों को। क्लियर भाई लोग। एक 10 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट ऐसे लिटा के रखा गया है, ऐसे इधर से लेके इधर तक, अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस, ऐसे। तो मुझे बताओ, हम लोगों ने अब तक जो फॉर्मूले पढ़े हैं, क्वेश्चन में कहा गया यार साइज एंड नेचर ऑफ इमेज, इस ऑब्जेक्ट की इमेज का साइज बताना है। तो हम लोगों ने यार अब तक जो आई निकालना सीखा है, क्या वो ऐसे लेटे हुए ऑब्जेक्ट के लिए या ऐसे सीधे परपेंडिकुलर ऑब्जेक्ट के लिए, लेटरल ऑब्जेक्ट के लिए। और पहली बार हमने ये ऑब्जेक्ट लिटा के रखा है यानी लेटरल, और वो I/O जब हमने डिराइव किया था तुम्हें याद हो तो वो अल्फा बीटा बराबर करके, वो तो कॉन्सेप्ट इसमें लगेगा ही नहीं। तो इसका मतलब इसके लिए हम I/O बराबर -V/U यूज, वो फॉर्मूला तो हाथ से गया।
तो एक ही बचा। तो क्या कर सकते हैं हम, कैसे इमेज का साइज कैसे निकालें? बिल्कुल, हमने प्रिंसिपल एक्सेस पे रखे हुए ऑब्जेक्ट की इमेज निकालना सीखा है। तो इसको तुम दो ऑब्जेक्ट मान लो, एक ये और ढूंढो कि इसकी इमेज कहां बन रही है। नहीं, दूसरा ये और ढूंढो कि इसकी इमेज कहां बन रही है। नहीं, ये आगे है, जहां भी बन रही है। क्या ए की इमेज पता कर लो, V1 पता कर लो, और बी की इमेज पता कर लो, V2, क्या दो लंबाई आ जाएंगी? तो क्या बाकी इमेजेस उसके बीच में ही होंगी? तो क्या हमें साइज का अंदाजा लग जाएगा कि नहीं? क्वेश्चन समझ पा रहे हो? तो एक तरह से ये दो पॉइंट ऑब्जेक्ट का क्वेश्चन है, एक ए के लिए और एक, तो एक का यू कितना हो गया और एक का, तो यार हमें एक ए के लिए काम करना है, पॉइंट ए के लिए, और दूसरा काम किसके लिए करना है, पॉइंट। तो ये दो क्वेश्चन हो गए एक तरह से। तो करोगे या मैं करके दिखाऊं? ना करें? चलो बता दो मुझे, 1/f कितना, जल्दी बताओ, स्पीड में बताओ। 1/v हमें लाना है -20। सॉल्व करो जरा, v मुझे कितना आ रहा है? v कितना आ रहा है? -60। चलो, अब ये हम जो दिखा रहे थे कहीं दूर आ गया, चलो कोई बात नहीं। इमेज हमारी कहां आ गई है? यहां कितने पे, 60 पे। ये किसकी इमेज आई है? ए की इमेज। बी की इमेज लाते हैं, जल्दी बताओ। एफ, वी लाना है, यू सॉल्व करके वी दिखाओगे, ये -40 ही आएगा। ये तुम्हें वैसे ही पता होना चाहिए। मुझे बताओ, ये जो दूरी है बी की, वो सेंटर ऑफ कर्वेचर की दूरी है। देखो, फोकस 20 पे है तो उसके डबल 40 पे है, और सेंटर की इमेज हमेशा कहां बनती है? यानी यार इसका दूसरा पॉइंट यहीं बनेगा, कोइंसाइड करेगा बी के साथ, तो पूरी इमेज कहां बन गई? बताओ, इमेज की लंबाई कितनी हो गई? 60 - 40 कितनी हो गई? अगर तुम्हें आई उसका नाम देना हो तो तुम 20 सेंटीमीटर लिख सकते हो। रियल है वर्चुअल? अरे ए की इमेज भी रियल बनी है, बी की रियल, तो इमेज भी पूरी। क्या बात समझ में आ गई कैसे करना है? एक क्वेश्चन है ये, मतलब सीधे पूछा गया है कि एक पॉइंट सोर्स दो कॉनकेव के बीच में रखा गया है सच दैट किस ऑब्जेक्ट की इमेज यहीं बनती है। तो बताओ डी कितना होगा? इसकी फोकल लेंथ एफ है और इसकी भी फोकल लेंथ एफ है। अच्छा, जब भी कभी क्वेश्चन में एफ मेंशन किया जाए तो तुम्हें उस एफ को एक न्यूमेरिकल वैल्यू की तरह भाव देना है। ये कोई फॉर्मूला का सिंबल नहीं है, ये एक न्यूमेरिकल, जैसे 10 20 वैसे ही ये एफ। ये विद साइन है या कि विदाउट साइन है? ये एक पॉजिटिव नंबर है, जबकि फॉर्मूले वाला एफ उसमें साइन के साथ रखना होता है। तो इस एफ को एक नंबर की तरह ट्रीट करना है। मेक इट क्लियर है। फॉर्मूले वाला जो एफ होता है उस पे प्लस माइनस दोनों संभावनाएं होती हैं, लेकिन ये एक नंबर की तरह हैंडल किया जाएगा। ये पॉजिटिव है या नेगेटिव?
पॉजिटिव है, ये माय गॉड ये भी पॉजिटिव है। एफ सिंबल अब उसके बाहर अगर नेगेटिव लगाना पड़े तो लगाएंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन में मेंशन कर दिया। जब कोई सिंबल क्वेश्चन में मेंशन कर दिया जाए तो समझ लो वो एक नंबर है। ये बहुत मुश्किल होता है डाइजेस्ट करना कि एक u फॉर्मूले में होता है, v भी फॉर्मूले में होता है, अगर वही u क्वेश्चन में लिख दिया जाए तो उसको नंबर की तरह ट्रीट करेंगे। मतलब जब हम फॉर्मूला 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u लिखेंगे तो u की जगह माइनस u लिख देंगे, क्योंकि वो u क्वेश्चन में, और f की जगह अगर कॉन्वेक्स है तो प्लस f, कॉनकेव है तो क्यों, क्योंकि वो क्वेश्चन सिंबल में दे दिया तो उसको न्यूमेरिकल की तरह ट्रीट किया जाएगा। क्या मेरी बात समझ पा रहे जनता? तो ये f, ये जो f है ये फोकल लेंथ f बराबर प्लस f है, ऐसे लिखूं मैं, फोकल लेंथ बराबर, ये फोकल लेंथ एल्जेब्रिक है जो प्लस माइनस दोनों हो सकता है, फिलहाल वो प्लस f है, ठीक है? नहीं कॉनकेव है ना, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। इसके लिए वो प्लस f है और इसके लिए, खैर हमें पहली बात तो फॉर्मूला लगाना ही नहीं है, ये सब बातें बता के मैं और ज्यादा तुम्हें कॉम्प्लिकेटेड कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं यार कि क्वेश्चन है कि बताओ इनके बीच में क्या दूरी हो कि इस ऑब्जेक्ट की इमेज, इस ऑब्जेक्ट की इमेज यहीं बन जाए, क्या हो? अच्छा चलो मैं ऐसे पूछता हूं, बताओ इस मिरर और ऑब्जेक्ट के बीच की दूरी क्या हो जिससे इमेज वहीं बन जाए? बिल्कुल, ऑब्जेक्ट कहां रखना पड़ेगा? तो यहां से यहां तक दूरी क्या होना चाहिए? सेंटर ऑफ कर्वेचर कितनी दूर होता है? ये दूरी 2f होना चाहिए, और ये तो ये भी अपनी इमेज वहीं बनाएगा, तो टोटल दूरी कितनी हो गई? दैट्स इट। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? ये सीधा सीधा, इसमें कुछ बताना ही नहीं है, कोई दिक्कत है? एक और संभावना है, ये संभावना थोड़ा मुश्किल है। मैं कह रहा हूं कोई ऑब्जेक्ट f दूरी पे रखा हो, मान लिया, कितने दूरी पे? तो बताओ उससे जाने वाली रे का होगा क्या? यार 2f पे रखा है तो उससे जाने वाली रे जैसे जाएगी वैसे आएगी, तो इमेज भी, क्योंकि सेंटर से चलने वाली रे 90 डिग्री पे गिरती है वहीं लौट आती है, सेंटर से चलने वाली रे 90 डिग्री पे गिरती है और वहीं लौट आती है, नहीं? तो ये तो एक केस हो गया। फोकस से चलने वाली रे का क्या होता है? वो पैरेलल हो जाती है, नहीं? चलो पैरेलल हो गई, यहां गिरी और ये दूरी भी f है, तो फिर दो रिफ्लेक्शन के बाद यही लौट आई, और जो रे इस तरफ गई होगी उसका क्या होगा? वो इधर आएगी और इधर से लौटेगी, तब भी इमेज, यानी इन दोनों के बीच की दूरी क्या 2f होने से भी इमेज, यहां सिंगल रिफ्लेक्शन, ये सिंगल रिफ्लेक्शन से मैंने एक्सप्लेन किया है, और ये डबल रिफ्लेक्शन से। यार ये एकदम सेट क्वेश्चन है, इसलिए इसको क्वेश्चन बना के लिख लें, क्योंकि इसमें कुछ वेरिएशन है ही नहीं है, जो है वो सामने है, ये सीधे आउटकम है, और आउटकम्स सीधे ही होते हैं, उनको हमें समझ में आ जाए तो ठीक है, नहीं तो रट लेना चाहिए, समझ में आना कोई मुश्किल काम नहीं है। हाँ ये भी आंसर है, ये भी आंसर है, ये आंसर सिंगल रिफ्लेक्शन से एक्सप्लेन हो रहा है, और ये आंसर पहले इधर से फिर उधर से, दो रिफ्लेक्शन के बाद वहीं रे आ जाती है, पहले इधर से फिर उधर से, दो रिफ्लेक्शन के बाद रेज वहीं आ जाती है।
हम लोगों ने यार मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला पढ़ा है। मैग्निफिकेशन का मतलब I बाई ओ होता है और मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला I बाई ओ बराबर माइनस बी बाई यू होता है। तो मैग्निफिकेशन के फॉर्मूले में u है और v है। आमतौर पे हमें ऑब्जेक्ट की दूरी दी जाती है, u दिया जाता है और मिरर का f दिया जाता है। v तो हमें लाना पड़ता है ना, तो क्यों ना हम एक ऐसा फॉर्मूला बना ले जिसमें u हो और f हो, तो हम सीधे आई बता दिया करेंगे। इस पर्पस के लिए किसी ने ऐसा सोचा कि ऐसा फॉर्मूला बना लेना चाहिए, है ना। तो हम बना लेते हैं, हालांकि यूज करने में वही ज्यादा करीब लगता है। फिर भी अगर किसी का हाथ सेट हो जाता है तो इसको अभी यूज कर सकता है, लेकिन ये यूज करने के लिए नहीं है, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए मैं बता रहा हूं। तो मुझे बताओ यहां से हमें क्या मकसद है, v गायब करना है और f को सामने लाना है। कहां से लाओगे? 1/f बराबर, अच्छा मैं पूरे जगह पे कहीं भी साइन नहीं रख रहा हूं, और साइन नहीं रख रहा हूं तो ये फॉर्मूला डेराइव हो रहा है। साइन रख दूंगा तो वो पर्टिकुलर आंसर हो जाएगा। ये फॉर्मूला किसके लिए वैलिड है? कॉनकेव और कॉन्वेक्स। ये फॉर्मूला किसके लिए वैलिड है? दोनों के लिए। तो इससे जो रिजल्ट आएगा वो भी किसके लिए वैलिड होगा? चलो मैं अभी कोई साइन नहीं रख रहा हूं, बस v का आंसर लाना चाह रहा हूं। वो आएगा 1/f माइनस 1 है ना, यूएफ एलसीएम ले लिया है तो ये आ गया 1/b। v कितना आ गया? आ गया। मैं रख देता हूं, v की जगह क्या रखना है? अपॉन, तो u से u कट गया, ये आंसर आ गया f अपॉन f माइनस यू। u माइनस एफ था, मैंने माइनस मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या आ गया? f अपॉन, तो कुल मिलाकर मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला मैंने ला दिया है, f अपॉन f माइनस यू। ये किसके लिए वैलिड है? वैलिड फॉर कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स, दोनों के लिए। ये दोनों के लिए वैलिड है। अच्छा जब हम कॉनकेव के लिए लगाएंगे तो हमें, जैसे मान लिया कोई कह दे फॉर अ कॉनकेव ऑफ फोकल लेंथ f and form real image, चलो ये सब बातें ना लिखे तो वही माना जाएगा। फॉर अ कॉन्वेक्स चलो ये फॉर्मूला किसके लिए वैलिड है? दोनों के लिए। अब कोई ऐसे क्वेश्चन में लिख दे, है ना, ये मैं कह रहा हूं क्वेश्चन अगर आएगा तो लिखेगा एक कॉनकेव लेंथ जिसका फोकल लेंथ f है, उसके लिए मैग्निफिकेशन फॉर्मूला क्या होगा? एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u, एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u दोनों मेंशन है, एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u। तो मुझे बताओ अगर कोई क्वेश्चन में f और u मेंशन कर रहा है तो इनको हमें सिंबल, इनको हमें फॉर्मूले का सिंबल नहीं मानना है। अब ये न्यूमेरिकल डेटा हो गया। अब ये तो इस फॉर्मूले में f की जगह क्या डाला जाएगा और u की जगह क्या डाला जाएगा? भाई कॉन्वेक्स में फोकल लेंथ इधर होता है और ऑब्जेक्ट भी इसी तरफ रखा जाता है। अच्छा अच्छी बात यह कि दोनों में माइनस रखना है, और जब दोनों में माइनस रखोगे ना तो लुक में कोई फर्क, जरा मैं रख देता हूं, माइनस एफ अपॉन माइनस एफ और माइनस यू। जरा ये देखो ये क्या बन गया, माइनस एफ अपॉन माइनस एफ प्लस यू।
और ये माइनस में नीचे मल्टीप्लाई कर दूं तो ये क्या आ जाएगा, वही आ गया। हाँ अच्छा, ये f माइनस यू। देखो यार, जो इधर था सेम लुक आ गया, साइन रखने से पहले भी वही लुक था, साइन रखने के बाद भी वही लुक आ गया। तो इसलिए ये बहुत काम का है, क्योंकि ये कॉनकेव कॉन्वेक्स के लिए वैलिड है। आफ्टर पुटिंग द साइन भी यही आंसर आ रहा है। किसके लिए? अब जरा कॉन्वेक्स के लिए देखते हैं। पता है कॉन्वेक्स में u की जगह क्या रखा जाएगा और f की जगह क्या रखा जाएगा? मेन फॉर्मूला यही है, जरा रखते हैं। f अपॉन f माइनस, तो ये क्या बन गया? बस यहीं से कंफ्यूजन शुरू हो जाता है, समझ रहा है? और इस डिस्कशन में इतना विवाद और इतना अपवाद है कि कुछ कहने को नहीं। और मैं इसी कंक्लूजन पे लिखा हूं, हर विवाद का समाधान यह है कि हमें यही मानना है जो मैं यहां बता रहा हूं। क्यों? जब भी क्वेश्चन में कोई सिंबल मेंशन कर दिया जाता है तो हम उसको न्यूमेरिकल वैल्यू की तरह ट्रीट करते हैं, तो साइन रखना जरूरी हो जाता है। कॉनकेव के लिए ये आंसर आएगा और कॉन्वेक्स के लिए ये आंसर आएगा। कभी कभी बहुत विवाद होते हैं, अगर मान लिया तुम्हें ये आंसर ना मिले तो फिर तुम ये टिक कर सकते हो, क्योंकि फिर वो जनरल आंसर दे रहा है, इसका मतलब बिना साइन रखे ही आंसर दे दिया। तो अगर तुम्हें ये आंसर ना मिले, कॉन्वेक्स का क्वेश्चन पूछा है, तब तुम ये वाला टिक कर सकते हो। बात समझ रहे हो? क्वेश्चन में सिंबल मेंशन करने का मतलब होता है कि उनको न्यूमेरिकल वैल्यू की तरह ट्रीट करो और फॉर्मूले में उनको साइन के साथ रखो। फॉर्मूला आया है, ये फॉर्मूला है और ये आंसर है, ये फॉर्मूला है और ये आंसर है। बात क्लियर कर ले। जैसे कोई न्यूमेरिकल वैल्यू कल को दे तुम्हें, क्या कह दे कि फोकल लेंथ 15 है या 20 है, तो तुम यहां क्या रखते? -20 रखते कि नहीं? और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 30 है, तो तुम यहां -30 रखते कि नहीं? तो इस फॉर्मूले में तुम सबको साइन के साथ रखते कि नहीं? तो सिंबल भी साइन के साथ रखे। क्या जनता समझ पा रही है? कोई दिक्कत है? तो यार वैसे तो फैशन u के फॉर्मूलों का ही है, f और u का, लेकिन बनाने वाला क्या ये डिस्कशन v में नहीं बना सकता है? कह दे कि हम केवल मैग्निफिकेशन के फॉर्मूले में f और v देखना चाहते हैं। क्या देखना चाहते हैं? f और, अभी हमने क्या पर्पज बनाया था? f और, कोई बना सकता है f और, उसकी एनालिसिस कर सकते हो। u गायब किया था पिछली बार, v गायब किया था, अब हम क्या गायब करेंगे? u, तो एक नया लुक आ जाएगा। बट ज्यादा वो फैशन में चल नहीं रहा है, मैं उसका केवल फॉर्मूला लिखाऊंगा, क्योंकि v के केस में बहुत मामले हैं। मामले ये कि कॉनकेव में v पॉजिटिव भी होता है, नहीं होता है। u को लेके तो पक्का है कि u नेगेटिव भी होता है, लेकिन v पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होता है। कॉन्वेक्स में v पॉजिटिव ही होता है। तो v को लेके बड़े अपवाद ज्यादा बढ़ जाते हैं, तो मैं v का केवल फॉर्मूला डिराइव कर रहा हूं, उस समय की सिचुएशन के आधार पर तुम डिसाइड कर लेना। मैं v का फॉर्मूला डिराइव कर रहा हूं, पर्टिकुलर आंसर नहीं निकालूंगा। ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है, वैल्यू अभी भी रखना है ना, वैल्यू विद साइन येट टू बी पुट, ये फॉर्मूला है भाई, और वैल्यू रखना अभी बाकी है। मैंने यहां वैल्यू रख के बताया है। इन बातों को यार ज्यादा भाव मत दो, बस फॉर्मूले को भाव दो, क्योंकि ये बातें हम ऑन द स्पॉट करेंगे। ज्यादा चीजें हो जाती हैं तो ना मिक्स होने लगता है, एक जैसी ज्यादा चीजें हो जाएंगी तो मिक्स होने लगेगा। इसलिए एक जैसी चीजें ज्यादा याद रखने की कोशिश मत करो। एक जैसी चीजें हो तो बस वो मेन चीज याद रखो जिसको हमें ज्यादा भाव देना है, और मेन चीज है वो फॉर्मूला। ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट के लिए पूरी कहानी है ही नहीं है। अपने मन से वर्चुअल ऑब्जेक्ट कभी नहीं माना जाता है। कोई कुछ ना कहे तो हम ऑब्जेक्ट कौन सा मानेंगे?
रियल मानेंगे। ऑब्जेक्ट को वर्चुअल अपने मन से नहीं माना जाता। यहां हमने वर्चुअल ऑब्जेक्ट की बात नहीं करी, नहीं तो यू पॉजिटिव हो जाएगा। मैं कह रहा हूं यार, मैग्निफिकेशन इन टर्म्स ऑफ वी निकालना होता तो तुम्हें क्या करना पड़ता? तब तुम्हें यू गायब करना होता, नहीं, v माइनस एफ। तो क्या जहां 1/u लिखा है वहां तुम ये लिख देते? देखो जरा, यहां माइनस बी इंटू 1/u ही तो लिखा है, और -1v के साथ 1/u, 1/u की जगह क्या लिखना है? ये v था, सॉरी, तो v भी यही हम चाह रहे थे। तो ये क्या आंसर आ गया? f माइनस बी अपॉन एफ। क्या आ गया? f माइनस बी बाई एफ। ये किसके लिए वैलिड है? साइन येट टू बी पुट। ये फॉर्मूला आया है, केवल फॉर्मूला आया है। मैं बता दूं यार, इसमें अगर साइन रखोगे तो बहुत धोखे होते हैं, तो बस तुम फॉर्मूला याद रख लो और आंसर 99% यही होगा, जब तक बहुत क्लियर कट ना लिखा हो। भाई अगर कोई कहे कॉन्वेक्स मिरर है तो एफ कैसा लिया जाएगा? पॉजिटिव, और बी भी कैसा लिया जाएगा? पॉजिटिव, तो आंसर यही आ जाएगा। अगर कोई कहे नहीं कॉनकेव है तो एफ क्या लोगे? नेगेटिव, और वी क्या लोगे? नेगेटिव, तो वही आंसर फिर से आ जाएगा। अरे वी भी तो नेगेटिव ही आता है 90%, तब भी वही आंसर आ जाएगा। लेकिन हां, एक केस है, अगर वी वर्चुअल वाला है तो वी पॉजिटिव और एफ नेगेटिव, तब आंसर बदल जाएगा। तो मैं बता दूं, वो केस नहीं आएगा। इसमें यही फॉर्मूला है और वैल्यू रखने के बाद भी यही लुक आएगा, इसलिए ज्यादा बातें नहीं करते यार। ज्यादा बात ज्यादा कंफ्यूजन, कम बात नो बात नो कंफ्यूजन। लेकिन बात करना पड़ेगी। हाँ कर सकते हैं, इससे नहीं, इससे पहले वाले से। मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन क्यों कर सकते हैं? ये तो लेटरल ऑब्जेक्ट के लिए है। जस्ट अ मिनट, ये फॉर्मूला किसके लिए है? लेटरल ऑब्जेक्ट के लिए। वो 10 वाला कैसा था? लॉन्गिट्यूडनल। लेटरल वाला फॉर्मूला लेटर में लगेगा, यानी ये सारे जो क्वेश्चन हम लोगों ने शुरू में किए थे, ये लेटरल ऑब्जेक्ट के लिए ही फॉर्मूला डिराइव्ड है ना। मैं कह रहा हूं कि जैसे इसका आंसर तुमने इतनी मेहनत से v15 लाया, तुम चाहते तो अभी थोड़ा देर पहले मैंने मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला f अपॉन f माइनस यू निकाला था। कॉनकेव है तो f की, ये कौन सा है? कॉन्वेक्स है, तो f की जगह क्या डाल दो? 20, और u की जगह क्या डाल दो? 60, बराबर क्या? i बाई ओ। ओ कितना था? 2, तो i बाई 2 बराबर कितना? f 20 था और u माइनस 60 था, सॉरी माइनस 60 था, तो ये 20 और 20 और 60 80, तो i बराबर कितना आ गया? 0.5। इस पर्पस के लिए यूज हो सकता है। अगर तुम्हें i निकालना हो, इस पर्पस के लिए यूज हो सकता है। तो ये भी बुरा नहीं भाई, ये तुम्हें ज्यादा कन्विंसिंग लगे कि तुमने हमेशा यही लगाया है। ज्यादा अप्लाइड काम करने से कई बार धोखा पड़ जाता है, किसी का किसी में चला जाता है। हेलो, कौन बोल रहा है? किस लिए? नहीं, अभी क्लास ले रहा हूं। नोट कर लिया भाई? घर की याद आने लगी? यही रह गया था यार, टॉपिक आगे आ गया, न्यूटन का नाम नहीं लिया गया। पूरा टॉपिक चला जाए, न्यूटन का नाम लो तो न्यूटन की आत्मा भटकते हुए मेरे को लग सकती है।
इसलिए न्यूटन का नाम मैं क्लास में एक बार ले लेता हूं। ये न्यूटन्स फॉर्मूला किसके लिए काम करने वाला है? फॉर कॉनकेव। न्यूटन ने कहा कि x1 डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम फोकस ऑफ कॉनकेव, फ्रॉम फोकस ऑफ कॉनकेव, ये दिया है। x2 क्या है? डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम फोकस ऑफ कॉनकेव। तो फोकल लेंथ x1 x2 से ऐसे रिलेटेड होती है। बस इतना बोला उसने। f क्या होता है? अंडर रूट। ये बात मैं एक बार दिखा देता हूं तो थोड़ा कन्विंसिंग लगेगा। पता ये कॉनकेव लेंथ है जिसका फोकल लेंथ क्वेश्चन में लिखा है, फोकल लेंथ इज f। ये क्वेश्चन में लिखा है, जस्ट अ मिनट, क्वेश्चन में लिखा है, तो ये एक न्यूमेरिकल वैल्यू हो गई। बहुत क्लियर कट समझना है यार। इसका फोकस यहां से f दूरी पे है और ऑब्जेक्ट x1 दूरी पे है और इमेज x2 दूरी पे है। ऐसा तुम दिमाग में पिक्चर लाओ। तो बताओ u कितना हो गया? जल्दी बताओ u कितना हो गया, v कितना हो गया? x1 प्लस और एक माइनस, और v क्या हो गया? और फिर तुम 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u लिखोगे कि नहीं? जस्ट अ मिनट, सबको साइन के साथ लिखना है। यहां अच्छी बात यह कि सब माइनस है तो सब प्लस हो जाएगा, और अब इसको सॉल्व करेगा कोई तो वो आ जाएगा। क्या मैं सॉल्व करके दिखाऊं ना दिखाऊं? सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा। गंदी सॉल्विंग है मगर आएगा। इसको एलसीएम ले लिया है, x1 प्लस x2 प्लस 2f दिख रहा है, और ये बगल वाला नीचे वाला f इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं और ये पूरा इधर पहुंचा देते हैं। ये मैंने इधर पहुंचा दिया, दिख रहा है सबको? ये उधर पहुंचा दिया और ये इधर। अब इनका मल्टीप्लाई करते हैं। ये आएगा, एक जगह आएगा एफ स्क्वायर, एक जगह आएगा x1f और एक जगह आएगा x2f, और एक जगह आएगा x1s2। देखो ये पूरे से गया, 2f स्क्वायर f स्क्वायर, क्या बचा? और अगली लाइन में आंसर आ जाएगा। 29 तक के सारे क्वेश्चंस ट्राई करना है। 29 तक तो फिर बचा क्या? अच्छा वो एरियल वगैरह जो आता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 27 नहीं करना है।